हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो लेके आई हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहां पे आपको कॉम्प्रहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स हैं वो सब वहाँ पे मिलेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स है लाइक वैल्यू एडेड रिसोर्सेज, करंट अफेयर, वो सब अवेलेबल है। सो गो चेक आउट clearias.com एंड प्लीज क्लियर आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे भी जाइए, वहां पे भी आपको सब कुछ मिलेगा। सारे पीडीएफ अवेलेबल होंगे, सो प्लीज गो चेक दैट आउट एज वेल। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट का लिंक, टेलीग्राम का लिंक एंड इवन इनका इंग्लिश चैनल भी है, सो वहां पे भी जाइए, चेक द इंग्लिश चैनल एज वेल। सो सब कुछ सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अभी तक पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ रहे हैं या प्री गुप्ता पीरियड जिसको बोलते हैं। तो मैं हर एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका रिवीजन करा देती हूँ ताकि आपका पीछे का सब कुछ एक तरीके से रिवाइज हो जाए एंड आपको आगे कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। सो फिर से हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के टाइम से। सो पहले आते हैं शुंगा डायनेस्टी। इनकी कैपिटल क्या होती है? इनकी कैपिटल विदिशा, एमपी। एंड इस शुंगा डायनेस्टी का फाउंडेशन किसने रखा था? हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी? सो पुष्यमित्रा शुंगा जो थे उन्होंने शुंगा डायनेस्टी हमारी फॉर्म करी थी। कैसे की थी? उन्होंने जो लास्ट शुंगा रूलर थे बृहद्रथ, उनको उन्होंने मार दिया था। एक्चुअली पुष्यमित्र शुंगा ब्राह्मण कमांडर इन चीफ थे, लास्ट मॉडर्न रूलर बृहद्रथ के। तो उन्होंने बृहद्रथ को मार दिया एंड देन वो गद्दी पे बैठे। एंड पुष्यमित्र शुंगा जो है वो एक एडरेंट ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के थे, मतलब वो ब्राह्मण थे तो वो एकदम एडरेंट ब्राह्मणिज्म की तरफ उनका झुकाव ज्यादा था। बट उन्होंने बुद्धिज्म के लिए भी काफी कुछ किया है। बट अब ये बोला जाता था कि जो पुष्यमित्र शुंगा है उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स का परसिक्यूशन किया। उन्होंने काफी कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके स्तूपास एंड जो भी अशोका ने स्पेसिफिकली बनाए थे विहार चैत्यास, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया। बट फिर यहाँ पे क्या आता है, एक स्पेक्यूलेटिव, एक कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट लिया जाता है और ये बताया जाता है कि उन्होंने ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा जो है भरूच का, वो भी जो है शुंगा के टाइम पे ही बनाया गया था। और ये बोला जाता है कि शुंगा हॉस्टाइल थे बुद्धिज्म की तरफ। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है। पुष्यमित्र शुंगा जो थे उन्होंने दो इन्वेजन इंडो ग्रीक्स के फेस किया था। एक तो स्टार्टिंग में ही एंड दूसरा बाद में उन्होंने फेस किया था। बट पुष्यमित्र शुंगा क्या थे, थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, लीडर थे, तो उन्होंने वो इंडो ग्रीक्स को पीछे ढकेला। देखो इंडो ग्रीक्स क्या हुआ था, जब अशोक की डेथ हुई तो उसके बाद कोई अच्छे रूलर नहीं आए, तो इंडो ग्रीक के पास अपॉर्चुनिटी आ गई थी कि वो अंदर घुस सके। प्लस ऊपर से उनको साकाज हो गए और जितने भी बाकी के उनके नेबर हो गए वो भी उनको प्रेशराइज कर रहे थे। सो फिर उनको यहाँ पे एक वैक्यूम मिल गया नॉर्थ वेस्ट में, तो वो यहाँ से अंदर घुस गए। तो वो चाह रहे थे कि वो बंगाल तक का कब्जा कर ले। जैसे अगर हम मैप अगर हम इधर देखते हैं, सो यहाँ पे हमारा हुआ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब यहाँ ऊपर बैक्टीरिया वाला रीजन, अब यहाँ पे साकाज है, इधर पार्थियंस हैं, यूशीस क्लास भी है। तो यहाँ पे इंडो ग्रीक्स थे पहले। तो जो साकाज, यूशी क्लाइंस, ये सब क्या कर रहे थे, ये इंडो ग्रीक्स को काफी दबाव डाल रहे थे। यहाँ पे भी इन्वेजन हो रहे थे। तो अब इंडो ग्रीक्स को जाना कहाँ पड़ा, नॉर्थ वेस्ट में आना पड़ा। और इनको ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब मिली, जब यहाँ पे मगध में जब अशोक की डेथ हो गई तब फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ आ गए। और यहाँ पे शुंगा फिर आ गए, मतलब बृहद्रथ के बाद, मौर्यन के बाद आए शुंगा। सो इनको लगा कि हम आसानी से घुस जाएंगे, तो वो इधर ना बंगाल साइड आना चाह रहे थे और इधर ये गुजरात साइड। तो ये बंगाल साइड ये नहीं आ पाए क्योंकि पुष्यमित्र शुंगा ने उनको पीछे ढकेल दिया। ही रेबल अगेंस्ट हिम, उन्होंने पीछे ढकेला, तो ये इधर साइड नहीं आ पाए। ये सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर ही तक रह पाए। बट स्टिल उन्होंने दिल्ली दोआब वाला रीजन अपने कंट्रोल में कर लिया था। फिर लेटर ये फिर यहाँ पे गुजरात के लिए भी उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया। अब यहाँ गुजरात के लिए सबने कॉन्क्वेस्ट किया। यहाँ पे जब सतवाहनाज आए थे तो उन्होंने भी कॉन्क्वेस्ट किया, यहाँ शुंगा ने भी किया नॉर्थ, क्योंकि ये गुजरात में काफी सॉरी यहाँ गुजरात है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पे बारूच हमारा पोर्ट आ गया, सो इसीलिए हमारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सब इसके लिए कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे। पुष्यमित्र शुंगा ब्राह्मणिकल रिलीजन के थे तो उन्होंने उधर ही ज्यादा फेवरिज्म किया।
एंड इवन उन्होंने 2 अश्वमेध सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म करा है अकॉर्डिंग टू दी अयोध्या इंस्क्रिप्शन। अयोध्या इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ये जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उसमें बताऊंगी। अयोध्या इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए एंड इवन उन्होंने राजसूया एंड वाजपेय यज्ञ भी कराया। एंड पतंजलि जो है द ऑथर ऑफ महाभाष्य, वो प्रीस्ट थे ये 2 अश्वमेध यज्ञ के। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए एंड कौन प्रीस्ट थे, तो पतंजलि थे। अगर हम बात करेंगे तो शुंगास ने पाटलिपुत्र एंड विदिशा को रूल किया एंड जो अग्निमित्र थे सन एंड सक्सेसर ऑफ पुष्यमित्रा, उनके बारे में भी हमें कालिदास की मालविका अग्निमित्र जो है उसमें हमें पता चला है। एंड इवन जो मालविका अग्निमित्र है उसमें हमें और भी चीजें पता लगी हैं शुंगा के पीरियड के, कि उनकी पॉलिटी कैसी थी, स्ट्रक्चर कैसा था, तो ये सब हमें वहां से पता चला। देन अग्निमित्र के बाद बहुत सारे वीक रूलर्स है, जैसे वासुमित्र, वज्रमित्र, देन भागभद्र, देवभूति। तो इसीलिए डायनेस्टी का क्या हुआ, डिक्लाइन शुरू हुआ। और इन्हीं के टाइम पे, शुंगा के टाइम पे, हमने रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस भी देखा है। भगवत रिलीजन भी हमारा एक तरीके से इम्पोर्टेंट हो गया था। अगर आर्ट्स की बात करें तो भरूच स्तूपा सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है शुंगा पीरियड का। एंड जो फाइन गेटवे रेलिंग है जो सांची स्तूपा को सराउंड करती है, जो अशोका ने बनाई है, वो भी शुंगा के पीरियड में ही कंस्ट्रक्ट की गई है। बाकी की चीजें देखें तो विहार, चैत्य, स्तूपा, भाजा मीन्स पूना, एंड अमरावती, नासिक, चैत्य, तो ये सब शुंगा आर्ट के एक एग्जाम्पल्स हैं हमारे। शुंगा के टाइम पे हेलियोडोरस जो थे, एक एम्बेसडर थे ये एंटिया साइडस के। सो उनके बारे में भी बताया गया है कि हेलियोडोरस ने एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करा था एक पिलर विदिशा में इन द ऑनर ऑफ गॉड ऑफ गॉड्स वासुदेव विष्णु, बिकॉज ये वैश्विनाइट में कन्वर्ट हो गए थे हमारे हेलियोडोरस। एंड ये जो पिलर है इसको गरुड़ ध्वज भी बोला जाता है। एंड लास्ट शुंगा रूलर जो है देवभूति, उनको असैसिनेट कर दिया था उन्हीं के मिनिस्टर ने, वासुदेव ने। और फिर कन्वा डायनेस्टी हमारी आई थी। तो ये हमारी शुंगा डायनेस्टी के बारे में है। अब अगर हम कन्वा डायनेस्टी को देखेंगे, सो 73 बीसी में देवभूति जो लास्ट रूलर थे शुंगा डायनेस्टी के, उनको वासुदेव ने मार दिया था। सो अगर हम कैपिटल देखें तो इन्होंने कैपिटल फिर से क्या करी, पाटलिपुत्र कर दी इन्होंने कैपिटल। एंड अगर फाउंडर देखें तो कौन थे, वासुदेव इनके फाउंडर थे। फिर जो पीरियड ऑफ कन्वा रूल अगर देखेंगे तो 73 बीसी से 28 बीसी ही तक ये रहा था। फिर सूसा रमन जो थे वो लास्ट कन्वा थे। एंड उनको सतवाहनास ने मार दिया था, ही वाज किल्ड बाय वन ऑफ द सतवाहनास। एंड फिर डिक्लाइन हुआ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द सतवाहना इन द डेक्कन एंड फॉरेन डायनेस्टी इन द नॉर्थ इंडिया। तो कन्वा का भी क्या हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। फिर बीच में अगर और देखेंगे तो नागाज ऑफ गंगा वैली आए। ये स्मॉल किंगडम है, ये सिर्फ गंगा वैली तक ही कन्फाइंड थी। दे पजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड इन्होंने भी ब्राह्मणिकल सैक्रिफाइसेस कराए। एंड दे ऑल्सो अपहोल्ड देयर ओन इम्पोर्टेंस इन इंडियन सोसाइटी। फिर चेतास, अगर छेदिस की बात करें तो चेता डायनेस्टी को महामेघ वर्मन ने फाउंड किया। ये ग्रेटेस्ट रूलर हैं उनके डायनेस्टी के। अगर हम चेतास और छेदिस की बात करें तो जो ग्रेटेस्ट रूलर है चेतास और छेदिस की, वो है खारवेला ऑफ कलिंग। एंड इनके बारे में, इनका जो प्रोमिनेंस, इनका जो स्टैचर जो है वो मिडिल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ही देखने को मिला। फिर अचीवमेंट अगर खारवेला की देखेंगे तो वो हमें हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। देन खारवेला ने पैट्रोनाइज किया था जैनिज्म एंड बाद में लेटर एक्सपेडिशन टू मगध, खारवेला ने डिफीट किया था बहस सतीमित्र एंड उन्होंने गराथगिरी को कैप्चर किया। एक फोर्ट है, जो इमेज है जैन तीर्थंकार की, वो कलिंग वापस लेके आए। उन्होंने डिफीट किया था कॉन्फेडरेसी ऑफ साउथ इंडियन रूलर्स, जिसको पांड्यंस हेड कर रहे थे। एंड खारवेला ने इवन डोनेट किया है हाथी गुम्पा एंड रानी गुम्पा केव्स इन ओडिशा टू जैन मॉन्क्स। फिर खारवेला ने कंस्ट्रक्ट किया है बहुत सारे टैंक्स भी, कैनाल्स भी। एंड बट हमें चेताज के बारे में कुछ भी नहीं पता आफ्टर खारवेला। वो जो जैन तीर्थंकार की जो इमेज थी, अगर आपको याद हो तो जो महापद्मानंद थे उन्होंने हराया था, तब वो गए थे और वो लेके आए थे। तो वही एक तरीके से वो वापस लेके आए, जो खारवेला थे कलिंग के, उन्होंने ये वापस लेके आया। नेक्स्ट अगर हम आते हैं सतवाहना डायनेस्टी के ऊपर, ये हमने शुंगा देखी, कन्वा देखी। अब नेक्स्ट क्या है, सतवाहनाज है। सो सतवाहना की कैपिटल क्या थी, प्रतिष्ठाना या फिर पैठान थी। दैट इज ये महाराष्ट्र, प्रेजेंट डे हम महाराष्ट्र बोलेंगे।
जो सतवाहनास थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नेटिव सक्सेसर्स थे मौर्यंस के डेक्कन में एंड सेंट्रल इंडिया में। ये सतवाहनास थे। सतवाहनास को एक तरीके से बोला जाता है कि ये पहले थे जिन्होंने साउथ इंडिया में एक एम्पायर स्टैब्लिश किया था। सतवाहनास वर सेड टू रूल ऑफ 460 इयर्स तक उन्होंने डेक्कन में रूल किया था एक तरीके से। एंड सतवाहनास आर कंसीडर टू बी आइडेंटिकल विद आंध्रास, जो हमें पुराण्स में देखने को मिलता है। आंध्रा एक ट्राइबल है, मतलब आंध्रा एक ट्राइबल एंड टेरिटोरियल नेम दोनों है। सो बोला जाता है कि सतवाहनास इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ये पुराण्स में लिखा गया है, पुराण्स में ये चीज मेंशन की गई है। अगर अर्ली सतवाहना किंग की बात करें तो वो दे आर नॉट अपेयर्ड इन आंध्रा बट इन महाराष्ट्र। एंड ज्यादातर जो अर्ली इंस्क्रिप्शंस हैं हमें वो हमें महाराष्ट्र से ही देखने को मिले हैं। अगर अशोकन इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो जो आंध्राज है ये बॉर्डर पीपल है। एंड तेलंगाना इन मॉडर्न आंध्र प्रदेश ये न्यूक्लियस था सतवाहना एम्पायर का। सतवाहना प्राकृत फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज करते। टाइटल सतकर्णी जो है इज बोर्न बाय द सतवाहनास ओनली एंड दे वर लुक्ड अपॉन बाय सम एज ब्राह्मण्स एज वेल। इनका एक्चुअली स्टार्टिंग में बोला जाता था कि कोई लो ओरिजिन के थे, कोई इनका कास्ट एसेस डिफाइंड नहीं था, बट बाद में इन्हें ब्राह्मण्स की तरह ट्रीट किया गया। अगर हम फाउंडर की बात करेंगे तो फाउंडर कौन है? फाउंडर सिमुखा है हमारे फाउंडर। सो सिमुखा फाउंडर है सतवाहना एम्पायर के। कैपिटल प्रतिष्ठान है। दो उन्होंने ब्राह्मणिज्म फॉलो किया था बट वो बुद्धिस्ट एंड जैन्स की तरफ लिबरल थे। फिर अगर देखिए तो कान्हा आए थे, कृष्णा ये यंगर ब्रदर थे, सक्सेसर थे सिमुखा के। इन्होंने किंगडम को नासिक तक फैलाया इन द वेस्ट। देन सतकर्णी फर्स्ट की बात करें तो ये थर्ड रूलर थे एंड इन्होंने सतवाहनास की पावर एंड प्रेस्टीज को और बढ़ाया। ही वॉज सिमुखास सन। नाना घाट इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में काफी कुछ दिया गया है। नाना घाट इंस्क्रिप्शन इनकी वाइफ नयामिका नागमिका ने बताया है कि जो सतकर्णी फर्स्ट है ये दक्षिणापथपति है। इज जस्ट बिकॉज उन्होंने डेक्कन रीजन को काफी ज्यादा कंट्रोल अपने यहाँ किया था। इंस्क्रिप्शन में रीजन्स जैसे कि बताया गया कि आकरा अपर नर्मदा वैली, अनूपा लोअर नर्मदा वैली, अनर्था विदर्भा, अपरांता अपर कोंकण कोस्ट, देन स्वराष्ट्र, कच्छ, मालवा, मारू दैट इज डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, ये सब सतकर्णी ने अपने कंट्रोल में लिया, इसीलिए इनको दक्षिणापथपति बोला गया। देन सतकर्णी फर्स्ट ने भी कुछ वैदिक सैक्रिफाइसेस करवाए थे जैसे अश्वमेध, राजसूया। बट अगर हम बात करेंगे सतकर्णी फर्स्ट के बाद तो नेक्स्ट 100 इयर्स एक थोड़ा डार्क फेज था सतवाहना की हिस्ट्री में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक अर्ली मिडिल एंड इनमें एक आप मान के चलो अर्ली सतवाहनास, मिडिल सतवाहनास और उसके बाद लेटर सतवाहनास। तो अर्ली सतवाहनास में वही थे सिमुखा, कान्हा और सतकर्णी काफी सही थे। उसके बाद अगर मिडिल में देखेंगे तो नेक्स्ट 100 इयर्स का अच्छे रूलर्स नहीं आए थे। इवन उन्होंने कुछ टेरिटरीज भी खो दी थी। देन लेटर जो सतवाहनास आए थे वो काफी अच्छे थे। फिर हालांकि अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट है तो ये 17th रूलर थे एंड इन्होंने रूल किया था 20 to 24 एडी। हाला हिमसेल्फ कंपोज्ड गता सप्तशती। इन्होंने ये ऑथर है गता सप्तशती या शतादशी के एंड उन्होंने प्राकृत में लिखी है। ये बेसिकली एक एंथोलॉजी है 700 एरोटिक वर्सेस की, महाराष्ट्री या पैसाची प्राकृत में। ये मतलब लव के ऊपर इन्होंने ये लिखा हुआ है। एंड अगर इनकी कंटेम्प्रेरी की बात करें तो गुनाडिया जो है ऑथर ऑफ बृहट कथा इन प्राकृत, ये कंटेम्प्रेरी है हाला के। ये इवन एक क्वेश्चन भी आया था। जो गुनाडिया है ऑथर ऑफ बृहत कथा, ये प्राकृत में लिखी गई है। सो ये क्या है? ये कंटेम्प्रेरी है। ये गुनाडिया क्या है? कंटेम्प्रेरी है। किसके कंटेम्प्रेरी है? ये हमारे हाला के कंटेम्प्रेरी है जो 17th रूलर है सतवाहना के। अब उसके बाद आते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने रिवाइव किया सतवाहना पावर को और उन्होंने इवन साका, क्षत्रपा, नहापाना को भी डिफीट किया। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है एंड ये पहले सतवाहना रूलर हैं जिन्होंने मेट्रोनोमिक नेम लिया, मतलब अपनी माँ का नाम अपनाया। इनको ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर बताया जाता है। नासिक इंस्क्रिप्शन जो है उनकी मदर ने इंस्क्राइब किया है, गौतमी बाला श्री। इन्होंने अचीवमेंट्स, जो इनकी माँ है उन्होंने उस नासिक इंस्क्रिप्शन में अचीवमेंट दिखाए हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी के। उन्होंने बोला कि इनके बेटे ने काफी जितने भी सतवाहनास टेरिटरी थी जो खो गई थी, लॉस्ट हो गई थी, वो वापस जीता है इन्होंने। तो ही रिवाइव्ड दी सतवाहनास टेरिटरी, ही रिवाइव दी सतवाहनास पावर अगेन। इन्होंने साका रूलर जो है गिरनार के, उनको हराया, नहापाना को हराया, इन बहुत सारी टेरिटरीज को वापस रिगेन किया। अगर हम बुद्धिस्ट और ब्राह्मण दोनों की बात करें तो उन्होंने काफी ज्यादा डोनेशन दिया दोनों को।
हिज पैटर्नेज ऑफ ब्राह्मणिज्म, अगर हम देखेंगे कि वो ब्राह्मणिज्म को कितना इतना ज्यादा महत्व देते थे, तो इस जस्ट बिकॉज उनको एक ब्राह्मणा भी बोला जाता था। फिर आते हैं वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी। सो ये 24th रूलर थे। इन्होंने साका क्षत्रपा रुद्रदमन की बेटी से इन्होंने शादी की, बट ही वॉज डिफीटेड बाय हिम। बट इससे पहले अगर श्री सतकर्णी से बात करें तो वशिष्ठ पुत्र कुल मई फर्स्ट भी आते हैं। तो इन्होंने एक्सटेंड किया पावर टू द माउथ ऑफ द रिवर कृष्णा, और सबसे इम्पोर्टेंट इनके टाइम पे यही हुआ था कि इन्होंने कॉइन्स इशू किए थे जिसमें शिप बनी हुई थी, जो कोरमंडल कोस्ट पे एंड विद डबल मोस्ट जो कोरमंडल कोस्ट पे हमें दिखाई देती है। तो इसका मतलब अगर हम देख सकते हैं कि इनके टाइम पे ये इनका जो नेवल, हम देख सकते हैं कि नेवल पावर भी इनके पास थी। फिर ड्यूरिंग हिज रेन वशिष्ठ पुत्र पुलमयी फर्स्ट ओल्ड स्तूपा जो है अमरावती पे उसको रिपेयर कराया गया, एंड देन enlarged and encased in richly sculptured marble slabs as well. फिर यज्ञ श्री सतकर्णी, सो ये लास्ट ग्रेट रूलर है सतवाहना के। इन्होंने बहुत सारा एरिया रीगेन किया जो शाकाज ने अपने कब्जे में ले लिया था। इन्होंने कॉइन्स इशू किए बियरिंग फिश सिंबल्स, बोट सिंबल, चैत्य सिंबल्स, एंड ये सारे कॉइन्स इन्हें जैन टाइप ऑफ कॉइन्स भी कहते हैं। इन्होंने सक्सेसफुली टर्मिनेट किया हॉस्टिलिटीज विद शाकाज। यज्ञ श्री सतकर्णी कंटेम्परेरी थे महानाया बुद्धिस्ट मॉन्क नागार्जुन से। फिर अगर हम लास्ट बात करें तो लास्ट पुलवामी थे। पुलवामी लास्ट सतवाहना रूलर थे। उसके बाद सतवाहना एक तरीके से डिक्लाइन हो गया बिकॉज अच्छे रूलर्स नहीं आए। फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने लैंड ग्रांट देना शुरू कर दिया। जब लैंड ग्रांट देना शुरू किया, फ्यूडलिज्म बढ़ा, एंड फ्यूडलिज्म की वजह से इनका क्या हुआ, इनकी पूरी पावर ठप हो गई, ये डिक्लाइन हो गए। फिर आते हैं हमारे इंडो ग्रीक्स। सो इंडो ग्रीक्स या बैक्टेरियन ग्रीक्स ये पहले फॉरेन रूलर्स थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। अगर फेमस इंडो ग्रीक रूलर की बात करें तो वो मिनांदर थे, जिनको मिलिंद बोला जाता है, एंड ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए बाय नागसेन नागार्जुन। इन्होंने रिपेयर किया था सुदर्शना लेक बिल्ड बाय मौर्यस ताकि इरिगेट कर सके ड्राई रीजन ऑफ स्वराष्ट्र। फिर इंडो ग्रीक ने रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इन्हीं के टाइम पे इशू किए गए थे। इंडो ग्रीक पहले रूलर हैं जिन्होंने कॉइन्स इशू किए थे जिसपे किंग्स मतलब किंग्स की शक्लें किंग्स उनके किंग्स दिखाई देते हैं, एंड दे वर फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन एज वेल। एंड ये और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हेलेनिक दैट इज ग्रीक फीचर इन आर्ट, और इन्होंने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसको राइज किया। ही गेव राइज टू गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इन दी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। सो ये थे इंडो ग्रीक्स, और इंडो ग्रीक इसीलिए आते हैं बिकॉज उधर साकाश से उनको क्या मिल रहा था, प्रेशर मिल रहा था, और इधर मॉडर्न डिक्लाइन हो गए तो इंडो ग्रीक घुस गए। तो ये हमने एक तरीके से थोड़ा पढ़ लिया, रिविजन कर लिया है। आई होप आपको सब प्रॉपरली समझ में आ गया हो, बिकॉज रिवाइज करना तो इम्पोर्टेंट है ना, तो मैंने आपको जल्दी से रिवाइज करा दिया। ऑल्दो ये रिविजन हमारा थोड़ा लंबा चला गया, बट इट्स ओके, इम्पोर्टेंट भी है। अब हम पढ़ेंगे साकास, पार्थियन, कुशान्स के बारे में। Sakas. Indo-Scythians is a term used to refer to Scythian Sakas who migrated into parts of Central Asia and northwestern South Asia from the middle of the 2nd century BC to 4th century BC. So Indo-Scythians ये टर्म है, ये सिंथियन साकास के लिए यूज किया जाता है। ये कहाँ से आए हैं? ये सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्टर्न साउथ एशिया से आए हैं फ्रॉम द मिडिल ऑफ 2nd century BC to 4th century CE. The Shakas poured into India through the Bolan Pass and might have first settled in the lower Indus region. जो साकास हैं ये इंडिया में किस साइड से आए हैं? ये बोलन पास के थ्रू से आए हैं, एंड ये लोअर इंडस रीजन में सेटल हुए। देखो क्या हुआ, पहले इंडो ग्रीक आए, फिर इंडो ग्रीक थोड़े से खत्म होने लग गए तो वहां वैक्यूम क्रिएट हुआ तो साकाज आ गए। तो साकाज एंटर किए हैं ऊपर बोलन पास के थ्रू, ये एंटर किए हैं, एंड ये लोअर इंडस रीजन में सेटल हो गए। जनरली दे वर पैस्टोरलिस्ट एंड गुड हॉर्समैन। दे ऑफन अटैक सेडेंटरी सोसाइटीज विद द इंटेंशन ऑफ एक्वायरिंग पैस्टोरल ग्रेजिंग लैंड एंड लाइवस्टॉक, टिपिकली कैटल सेंट्रिक स्टेपी नोमैड बिहेवियर। सो वैसे तो ये पैस्टोरलिस्ट है एंड गुड हॉर्समैन भी है। तो अब ये पैस्टोरलिस्ट है तो ये क्या करते थे, ये जो सेडेंटरी सोसाइटीज थी, सेडेंटरी सोसाइटीज मींस कि एक ग्रुप है वो परमानेंटली एक ही प्लेस पे रुका हुआ है। सो ये क्या करते थे, साकास उन सेडेंटरी सोसाइटीज को अटैक करते थे। क्यों? क्योंकि उनको उनकी ग्रेजिंग लैंड चाहिए रहती थी लाइव स्टॉक
चाहिए रहती थी। तो ये टिपिकली एक तरीके से कैटल सेंट्रिक इनका नोमैड बिहेवियर था कि ये कहीं भी जाते थे, वहां की सोसाइटीज पे अटैक करते थे और वो लैंड ले लेते थे। उसके बाद देन ही दे मूव टू अदर। Following the death of Alexander the Great and gradual diminution of his eastern empire, the Sakas infiltrated those lands to create states of their own. जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो क्या हुआ, जो अलेक्जेंडर ने जितना भी टेरिटरी अपने कब्जे में लिया था वो सब खो रही थी, वो रेड्यूस हो रही थी। तो शाकास ने क्या किया उस टाइम पे, वो इन्फिल्ट्रेट कर दिए इस सारे लैंड को, ईस्टर्न साइड पे वो आए, वो इन्फिल्ट्रेट किए और उन्होंने अपने खुद के स्टेट्स बनाना चालू कर दिए। दे डिस्ट्रॉयड द ग्रीक सुजरानिटी ओवर बैक्टीरिया बट वर फोर्स्ड बाय अनदर सेंट्रल एशियन ट्राइब यूशीज टू लीव देयर हैबिटेट ऑन बैक्टीरियन बॉर्डर। अब क्या हुआ, जैसे मैं आपको पहले से स्टार्टिंग से ही बताती आ रही हूँ कि पहले इंडो ग्रीक्स रह रहे थे बैक्टीरिया वाले रीजन में, बट क्या किया ये शाकाज ने उनको फोर्स किया कि वो छोड़ के जाए इंडो ग्रीक्स, सॉरी बैक्टीरिया वाले रीजन को। सो इंडो ग्रीक्स को वहां से जाना पड़ा। तब फिर ये बैक्टीरिया वाले रीजन को किसने कंट्रोल में ले लिया, शाकास ने कंट्रोल में ले लिया। अब क्या हुआ, ऊपर शाका के ऊपर कौन थे, यूशी क्लैंस बैठे थे, ट्राइब बैठे थे, जिसमें से कुशाना एक ट्राइब है। सो ये जो दूसरी सेंट्रल एशियन ट्राइब है यूशी, उन्होंने भी क्या किया, उनको फोर्स करना चालू कर दिया कि तुम भी अब बैक्टीरिया वाले रीजन को छोड़ के जाओ। तब फिर वो क्या हुए, वो एंटर हो गए इंडिया में। दे सेटल डाउन इन बैक्टीरिया एंड पार्थिया, ओवर रनिंग द पार्थियंस, the Pehlavas or Indo-Parthians, and forcing remnants of their people into India, one of a complex series of incursion and migration from Central Asia into India in this period. So वही बताया, वो पहले बैक्टीरिया में सेटल हुए, पार्थियंस में सेटल हुए, उसके बाद ऊपर से उनको यूशी क्लान्स ने क्या किया, फोर्स करना चालू कर दिया। तो फिर उन्होंने सेंट्रल एशिया से वो इंडिया की तरफ वो मूव करना चालू किए। द साकास ग्रेजुअली स्प्रेड देयर सुप्रीमेसी ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एट द एक्सपेंस ऑफ लोकल इंडो ग्रीक रूलर्स। फिर साकास ने क्या किया, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अपनी सुप्रीमेसी बनाने की कोशिश की, एंड ये जो लोकल इंडो ग्रीक्स थे उनको हटाया थोड़ा, एंड अपना, क्योंकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा लैंड्स चाहिए थे, सो दैट्स व्हाई उन्होंने वो इंडो ग्रीक रूलर्स के साथ भी फाइट चालू हुई। देयर वर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साकास। अब अलग अलग ब्रांचेस हैं साकास की। तो हम ब्रांचेस अगर अलग अलग देखेंगे तो पहली क्या है, वन ब्रांच इज बिलीव टू हैव सेटल्ड इन अफगानिस्तान एंड अनदर इन पंजाब विद तक्षशिला एज द कैपिटल। तो देखो, एक फर्स्ट ब्रांच अगर देखेंगे, एक ब्रांच देखेंगे, सो वो अफगानिस्तान में सेटल हुई। सेकेंड ब्रांच अगर देखेंगे तो वो पंजाब में सेटल हुई, जिसकी कैपिटल क्या बनी, तक्षशिला उसकी कैपिटल बनी। थर्ड ब्रांच रूल्ड फ्रॉम मथुरा, while fourth branch itself established itself in western and central India, where they continued to rule till about 4th century. अब थर्ड ब्रांच इनकी मथुरा में गई, फोर्थ ब्रांच इनकी कहाँ पे गई, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया तक रूल किया, जहां पे उन्होंने 4th सेंचुरी तक रूल किया। ओके, तो फर्स्ट ब्रांच अफगानिस्तान, सेकेंड ब्रांच पंजाब जिसकी कैपिटल तक्षशिला बनी, थर्ड मथुरा, फोर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो एक तरीके से उन्होंने पूरा नॉर्दर्न एरिया क्या किया, अपना कंट्रोल में लिया, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, एंड प्लस वेस्टर्न पार्ट जो हो गया हमारा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट एरियाज थे, वो भी अपने कंट्रोल में लिया। The Saka kings, who called themselves Kshatrapas, used title like Rajadhiraj, kings of kings, in addition to Maharaja, great kings, which they took over from the Greeks. अब क्षत्रपा हमें दिखा पर्शियन का, उसके बाद ये जो राजाधिराज महाराजा, ये इंडियन हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है, तो ग्रीक ने अपनाया। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें ग्रीक्स ने अपनाई थी, कि उन्होंने पर्शियन एंड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को अपनाया। तो सेम साकास ने भी कुछ मेहनत नहीं की, उन्होंने भी सेम उठा के एज इट इज वही एडमिनिस्ट्रेशन अपनाया। The first Kshatrapa king of Mathura was Rajul, whose description is found in an inscription at Mora, Mathura, which is written in Brahmi script. ये फिर से important source of history का question है। तो जो पहले क्षत्रपा किंग थे मथुरा के, उनका क्या नाम है, राजुल नाम है, एंड इनके बारे में हमें मोरा मथुरा के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट गया है। द फाउंडर ऑफ द साका रूल इन इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी BCE वाज माउस और मोगा, हु एस्टैब्लिश्ड साका पार इन गांधार। फिर से ये इंपॉर्टेंट हो गया। सो जो फाउंडर थे साका रूल के इंडिया में जो फाउंडर थे साका रूल के, वो कौन थे, वो माउस या मोगा थे, और इन्होंने स्टैब्लिश की साका पार गांधार में। हिज रूल एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड ऑफ इंडस, फ्रॉम पुष्कलवती ऑन द वेस्ट टू द तक्षशिला इन द ईस्ट। और इनका रूल हमारा इंडस के दोनों साइड में था, पुष्कलवती वेस्ट में टू तक्षशिला ईस्ट। ही डिफीटेड इंडो ग्रीक टेरिटरीज इन मॉडर्न पाकिस्तान and established his governance as far as river Jhelum. So हमें पता है कि जब वो अंदर एंटर किए तो वहां पे नॉर्थ वेस्ट में
पाकिस्तान साइड में कौन थे, इंडो ग्रीक्स थे। तो उन्होंने क्या किया, इंडो ग्रीक्स को वहां से हटाया और अपना रूल उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया। माउस was succeeded by Aziz, who successfully attacked the last of the Greek king in North Indian Hippostratus। तो जो माउस थे उनके बाद कौन आया, उनके बाद एजिस आए, और एजिस ने जो लास्ट ग्रीक किंग थे नॉर्दर्न इंडिया में उनको हटा दिया। Aziz was followed by Azilus and Aziz second. Azilus introduced coins with a typical Indian deity Abhisheka and Lakshmi। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉइन्स वाला इंपॉर्टेंट है। सो एजिसस के बाद एजिलिस आए, देन एजिसस सेकंड आए। सो जो एजिलिस थे उन्होंने कॉइन्स इशू किए जिसपे उन्होंने इंडियन डेटी को दिखाया, भगवान को दिखाया। Then the Saka ruled over the northwestern frontier in Punjab, Sindh, Kashmir, Western Uttar Pradesh, Saurashtra, Kathiawar, Rajputana, Malwa and Northern Konkan belt of Maharashtra। सो ये उनके रूल दिखाया गया है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे रूल किया। तो इधर नॉर्थ वेस्टर्न में उन्होंने रूल किया, ओके, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, पंजाब वाले रीजन में उन्हें किया, देन सिंध वाले में किया, फिर ऊपर कश्मीर भी किया, फिर वेस्टर्न यूपी तक भी पहुंचे, सौराष्ट्र तक पहुंचे, देन काठियावाड़, देन राजपुताना पहुंचे, मालवा वाला रीजन भी पहुंचे एंड कॉन्कन बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र तक पहुंचे। सो एक तरीके से नॉर्थ वेस्ट हो गया, सेंट्रल इंडिया एंड द वेस्टर्न इंडिया तक उन्होंने पूरी अपना रूल फैलाया। They also fought against the Satavahanas in India and later entered into matrimonial alliance with them, furthering their own integration into Indian society। अब ये सतवाहनास के साथ भी लड़े, उसके बाद वो मैट्रिमोनियल अलायंस में भी एंटर करे सतवाहनास के साथ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन था, कौन सतवाहना रूलर था जो मैट्रिमोनियल अलायंस में गया था विद दिस शाका किंग। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, जब हम रिवाइज कर रहे थे मैंने तभी आपको बताया, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस क्यों किया, इज जस्ट बिकॉज जो सतवाहनास थे वो इंडिया में उनका काफी ज्यादा उस टाइम पे रूल था, उनकी काफी टेरिटरीज थी। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जब जो बाहर से आ रहे हैं उसको आसपास से बना के चलनी पड़ेगी। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी सतवाहना के साथ बना के चले और इसीलिए ये मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने फॉर्म करी। बेनिफिटिंग फ्रॉम देयर अर्लियर interaction with Greeks, the Sakas king employed the Greek system of rule and appointed Kshatrapa to govern each region। देखो ये जो सत्रपास है ना, ये क्या है, गवर्नर्स, ये सब क्या है, ये एक्चुअली है तो पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन से हमने लिया है ग्रीक्स ने, बट फिर ग्रीक्स ने क्या किया, इसमें और थोड़ा मॉडिफिकेशन किया एंड ऑल्सो उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनाया। तो अब ग्रीक्स के साथ ऑलरेडी साकास का इंटरेक्शन पहले हो चुका था। सो उन्होंने क्या किया कि जो ग्रीक सिस्टम था ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल, उन्होंने वही चीज अपनाई एंड उन्होंने गवर्नर्स को अपॉइंट किया सत्रपास हर एक प्रोविंस के लिए कि वो खुद अब उस रीजन को जाके गवर्न करे। सो ग्रीक्स ने क्या किया, खुद अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी, पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों का एक अच्छा सा मिक्सचर लेके एक अच्छा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। सो वही साकास ने भी अपनाया। Sakas were then overpowered by Kushanas when they succeeded in taking control from the Sakas। फिर Sakas के बाद कौन है, कुशानाज है, जो यूशी क्लान्स होते हैं ना वो है, एंड उन्होंने Sakas को सक्सीड किया। The Sakas were forced to accept their suzerainty, but after the Kushana themselves faded। So Sakas को कुशानाज की suzerainty एक्सेप्ट करनी पड़ी, सरेंडर करना पड़ा, बट बाद में क्या हुआ, कुशाना भी फेड होने लग गए। Sakas were finally finished off as a regional power by rulers of the Gupta dynasty। तो साकास के बाद कुशानाज है, बट देन कुशानाज भी फेड हुए, बट फाइनली साकास अगर बोला जाए तो खत्म कब हुए थे, जब गुप्ता डायनेस्टी पावर में हमारी आई। In time, the remnants of Sakas, now without any political power, blended into Indian society। अब साकास के ना रूल खत्म होने लग गया, तो जो भी बचे कुचे साकास थे अब किसी भी पॉलिटिकल पावर के बिना वो ब्लेंड होने लग गए इंडियन सोसाइटी में। सो ये साकास का हमने पढ़ लिया। अब हम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बट स्टिल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कोई प्रॉब्लम हो तो। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। In about 57 to 58 BC, one of the kings of Ujjain defeated the Shakas। So 57 to 58 BC के अराउंड किंग थे उज्जैन के, उन्होंने किसको हराया, शाकास को हराया, और इस किंग का नाम क्या बोला गया, विक्रम आदित्य बोला गया, और इन्होंने स्टार्ट किया ये एरा जिसको विक्रम संवात बोलते हैं, which celebrated his victory over Shakas in 57 BC। सो एक किंग ऑफ उज्जैन थे विक्रम आदित्य,
उन्होंने शाकास को हराया एंड ये विक्रम संवत एरा उन्होंने स्टार्ट किया in 57 BC. After this, the title of Vikram Aditya became a coveted title and about 14 kings took this title in Indian history. फिर अगर हमने देखा होगा तो हमने विक्रम आदित्य टाइटल काफी ज्यादा हमने देखने को मिला है कि इस किंग ने विक्रम आदित्य टाइटल अपना लिया, उस किंग ने अपना लिया, मीन्स अप्रोक्स 14 किंग्स ने ये विक्रम आदित्य टाइटल अपनाया था। बट ओरिजिनली ये जो जैन के किंग थे विक्रमादित्य, उन्हीं को ये दिया जाता है श्रेय। Although the Sakas established their rule in different parts of the country, it was only in Western India that they could hold power for about 4 centuries. देखो साकास ने बहुत जगह पे अपने पावर, अपना टेरिटरी फैलाया, उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया एंड इवन वो जीते भी हैं। बट लेटर बाद में क्या हुआ, बाद में सिर्फ वो वेस्टर्न इंडिया तक ही कंसाइज्ड होके रह गए थे, श्रिंक होके रह गए थे, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ पाए बिकॉज कुशान्स भी आ रहे थे, देन उस टाइम बाद में गुप्ताज भी आ रहे थे। सो इसीलिए क्या हुआ, वो इतना ज्यादा फैल और नहीं पाए, अपनी पावर और बढ़ा नहीं पाए थे। द मोस्ट फेमस ऑफ द साका रूलर ऑफ वेस्टर्न इंडिया वाज रुद्रदमन फर्स्ट, हु एक्सटेंडेड हिज स्वेयर टू सिंध, गुजरात, राजस्थान, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा, काठियावाड़ एंड वेस्टर्न डेक्कन। ये फिर से एक इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है गाइस, पीछे वाला ये वाला विक्रमादित्य एंड किंग्स ऑफ उज्जैन है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम मोस्ट फेमस साका रूलर की बात करेंगे तो वो कौन है वेस्टर्न इंडिया के, वो रुद्रदमन फर्स्ट हैं। इन्होंने साका रूल की जो पार है, जो टेरिटरी है, वो सिंध तक, गुजरात तक उन्होंने कैप्चर किया, राजस्थान, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा रीजन, काठियावाड़, वेस्टर्न डेक्कन, ये सारे रीजन्स रुद्रदमन फर्स्ट ने कैप्चर किए। हिज मिलिट्री अचीवमेंट, टेरिटरीज एंड पर्सनल क्वालिटीज वर हाइलाइटेड इन द फेमस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रिटर्न इन 150 सी। ये फिर से इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इनके अचीवमेंट्स के बारे में, मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में कि कितनी टेरिटरीज इन्होंने एक्वायर की, इनकी पर्सनल क्वालिटीज, ये सब हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है जो 150 सी में लिखा गया है। और अगर हम बात करेंगे तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पहला मेजर इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत में लिखा गया है। This inscription also records the details of the repairs which his official undertook of the modern damaged dam of Sudarshana Lake in the semi-arid zone of Kathiawar. So इस इंस्क्रिप्शन में हमें क्या देखने को मिला है, हमें ये भी देखने को मिला है कि कैसे जो मॉडर्न के टाइम पे जो सुदर्शना लेक बना था वो थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उसको ठीक किसने कराया, इन्हीं के टाइम पे ठीक कराया गया था। This inscription is the first major inscription to be written in Sanskrit. तो ये पहला इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत में लिखा गया है। इट इज एविडेंट दैट रुद्रदमन पैटर्नाइज संस्कृत। तो अब ये जो इंस्क्रिप्शन है ये संस्कृत में लिखा गया है, सो ये हम बोल सकते हैं कि रुद्रदमन ने संस्कृत को पैट्रनाइज किया। आफ्टर द डेथ ऑफ रुद्रदमन द साका ऑफ दिस एरिया कंटिन्यूड टू रूल। रुद्रदमन की डेथ के बाद भी साकास जो थे वेस्टर्न इंडिया के, उन्होंने रूल किया। The Sakas along with Parthians introduced the satrap system of government. Sakas Parthians के साथ, मतलब Sakas and Parthians both, इन्होंने ये satrap system of government introduce किया। It was similar to that of Achaemenid and Seleucid system in Iran। जो मैंने आपको बताया कि ये साकास ने जो सिस्टम अपनाया, सत्रप सिस्टम जो अपनाया है ना, ये आर्कमेनिड एंड सेल्यूसिड सिस्टम जो है ईरान में, वो वैसा ही सेम था। एंड इवन अगर हम देखेंगे तो जो पार्थियंस है ना, वो एक तरीके से सेल्यूसिड एंड आर्कमेनिड के रेमिनेंट्स हैं, क्योंकि वो उसी साइड पे रह रहे हैं, सो वो रेमिनेंट्स हैं। एंड बाद में क्या होता है, ये पार्थियंस एंटर करते हैं हमारे ये वेस्टर्न इंडिया वाले रीजन में, हमारे एंटर करते हैं। अंडर दिस सिस्टम द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, ईच अंडर द मिलिट्री गवर्नर कॉल्ड महासत्रपक या ग्रेट सत्राप। सो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो किंगडम होता है वो अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड होता है, और हर एक प्रोविंस के अगर हम हेड बोलेंगे तो मिलिट्री गवर्नर होते हैं, जिसको महासत्रप या ग्रेट सत्रप बोला जाता है। तो ये मिलिट्री गवर्नर की जो प्रैक्टिस है वो बेसिकली ग्रीक वाली प्रैक्टिस है जो सतवाहनाज ने अडॉप्ट की थी, देन बाद में साकाज एंड पार्थियन सब ने अडॉप्ट किया था। मतलब इसमें जो प्रोविंशियल गवर्नर होगा वो मिलिट्री गवर्नर होगा। सो मिलिट्री गवर्नर को क्या करेंगे हम लोग, प्रोविंशियल गवर्नर बना देंगे। फिर बाद में अगर देखें तो ये हमें मुस्लिम्स के टाइम पे भी देखने को मिला था, मींस जब दिल्ली सल्तनत आई थी हमारा, जब मेडाइवल में देखेंगे तो इक्तदारी भी वही सेम था। मतलब अगर इक्तदारी में अगर आप सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हो किसी भी मिलिट्री गवर्नर को, तो वो क्या हो जाएगा, वो मनसबदारी बन जाएगा। एंड अगर आपने उसी मिलिट्री गवर्नर को टैक्सेशन दे दिया तो वो इक्तदारी बन जाएगा। सो ये बाद में उन्होंने भी अपनाया। देन गवर्नर विद लोअर स्टेटस वर कॉल्ड सत्रपास। सो पहले ऊपर कौन होंगे, देखो ये अगर किंगडम है, किंगडम के नीचे प्रोविंस है, तो किंगडम में तो भाई किंग हमारे आ गए, प्रोविंस में कौन आएंगे, मिलिट्री गवर्नर आएंगे।
जिनको क्या बोला जाएगा, महासत्राप बोला जाएगा। उसके बाद प्रोविंस के अगर हम और देखेंगे, मतलब महासत्राप के बाद अगर हम देखेंगे, अगर कोई भी गवर्नर आते हैं, मीन्स डिस्ट्रिक्ट में अगर जाते हैं गवर्नर आते हैं, तो उनको सत्रप्स बोला जाएगा। दीज गवर्नर इशूड देयर ओन इंस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो मिंटेड देयर ओन कॉइन्स। और ये जो गवर्नर्स थे, इन्होंने खुद के इंस्क्रिप्शन भी इशू किए और ये इन्होंने खुद के कॉइन्स भी बनाना चालू कर दिए। दिस इज इंडिकेटिव ऑफ मोर इंडिपेंडेंस ऑफ द गवर्नर्स। अब अगर कोई भी गवर्नर है किसी भी प्रोविंस का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, और वो अगर खुद के इंस्क्रिप्शन बना रहा है, खुद के कॉइन्स बना रहा है, इसका मतलब एक तरीके से वो इंडिपेंडेंट ही हो गया ना। बिकॉज अगर आप खुद के कॉइन्स नहीं बना रहे हो, आपको ऊपर से कॉइन्स आ रहे हैं, सो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, दैट इज सेंट्रलाइज्ड हो आप। बट यहाँ पे हमें सेंट्रलाइजेशन नहीं देखने को मिला। सो अगर हम आज के टाइम की बात करें, सो हमारी जो करेंसी है वो कौन, वो आरबीआई एक बना दिया गया है बैंक, एंड वो करते हैं सब कुछ। अब अलग अलग बैंक खुद का थोड़ी ना करने लग जाते हैं, अलग अलग स्टेट खुद का थोड़ी ना करने लग जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था कि हर एक गवर्नर यहाँ पे क्या कर रहा था, खुद के कॉइन्स मिंट कर रहा था। सो इससे शो होता है कि सेंट्रलाइजेशन इतना नहीं था, डिसेंट्रलाइजेशन था, इंडिपेंडेंस ऑफ द गवर्नर्स हमें देखने को मिला। तो ये साकास का ये स्ट्रक्चर था, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ये था। अब हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साकास देखते हैं। Indo-Scythian coinage is generally of a high artistic quality, although it clearly deteriorates towards the disintegration of Indo-Scythian rule around AD 20. So जो Indo-Scythian coinage है वो basically काफी artistic quality, काफी अच्छी quality का था। बट जब इंडो-सिंथियंस रूल खत्म हुआ तो ये कॉइन्स भी डेटोरिएट होना चालू हो गए। अब देखो गवर्नर्स ने भी कॉइन इशू किए, अब जो सेंटर में बैठ रहे हैं वो भी इशू कर रहे हैं कॉइन्स। तो आप देख सकते हो ना कितने बड़े लेवल पे कॉइन्स इशू किए गए हैं, मतलब काफी ज्यादा कॉइन्स होंगे। फिर उन्होंने, कुछ लोगों ने तो फिर डुप्लीकेट भी बना लिए होंगे। सो ये सारे कॉइनेज कॉइन्स अगर देखें तो काफी लार्ज नंबर्स में कॉइन्स हमारे डेवलप हुए हैं पोस्ट मॉडर्न टाइम में। Indo-Scythian coinage is generally quite realistic, artistically somewhere between Indo-Greek and Kushan coins. अगर हम देखेंगे तो इंडो सिंथियंस कॉइन्स ना एक तरीके से इंडो ग्रीक्स एंड कुशान कॉइन्स के बीच में हम देख लेंगे, आर्टिस्टिकली अगर देखेंगे तो हम कंपेयर कर रहे हैं। बिकॉज इंडो ग्रीक्स देखो पहले थे जिन्होंने कॉइन्स इशू किए थे जिसपे उनके किंग्स के चेहरे वहरे थे, देन गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। कुशांस हमें पता ही है कि कुशांस के टाइम पे भी कॉइन्स इशू किए गए थे अच्छी क्वालिटी के। तो कंपैरिजन यहाँ पे दिखा दिया गया है कि इंडो सिंथियंस ने जो कॉइन्स इशू किए थे वो इंडो ग्रीक्स एंड कुशांस के ऐसा बीच के थे। मीन्स आर्टिस्टिकली अगर देखेंगे सो दे बोथ हैव दिस, इंडो सिंथियंस हैव सम एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ ऑफ दिस सिस्टम, इंडो ग्रीक्स के एंड कुशांस के, दोनों के कोऑर्डिनेट सिस्टम के। दे कंटिन्यूड द इंडो ग्रीक ट्रेडिशन बाय यूजिंग द ग्रीक लैंग्वेज ऑन द ऑब्वर्स एंड खरोश्री ऑन द रिवर्स। सो उन्होंने इंडो ग्रीक का ही ट्रेडिशन अपनाया, कैसे कि ग्रीक लैंग्वेज उन्होंने फ्रंट पे किया, खरोश्री लैंग्वेज बैक रिवर्स पेज पे उन्होंने लिखा। The portrait of the king is never shown, however, and is replaced by depiction of the king on horse and sometimes on camel or sometimes sitting cross-legged on a cushion. So जो हमने इंडो ग्रीक्स में देखा था कि एक पोर्ट्रेट हमें देखने को मिलती थी, पोर्ट्रेट इमेज देखने को मिलती थी किंग की कॉइन्स के ऊपर। बट इनके टाइम पे क्या था कि दिखाया जाता था कि किंग हॉर्स के ऊपर बैठे हैं या कभी कैमल्स के ऊपर बैठे हैं या क्रॉस लेग्ड होके बैठे हुए हैं। सो ये सारी इमेजेस वो कॉइन्स के ऊपर थी। The reverse of their coins typically show Greek divinities. अगर हम देखेंगे तो जो coins पे हमें Greek divinities gods के बारे में भी देखने को मिलता है। Buddhist symbolism is present throughout the Indo-Scythians and हमें थोड़ा सा Buddhist symbolism भी Indo-Scythians के coins में देखने को मिल रहा है। Indo-Scythian soldiers in military attire are sometimes represented in Buddhist phrases in the art of Gandhar. इंडो सिंथियंस जो सोल्जर्स की जो मिलिट्री अटायर है, मतलब वो कैसे पहनते थे जब वो जंग पे जाते थे, उनका मिलिट्री जो अटायर है वो समटाइम्स हमें बुद्धिस्ट के स्कल्पचर्स पे देखने को मिलता है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। इन गांधार सच फ्रेजेस वर यूज्ड एज डेकोरेशंस ऑन द पेडेस्टल ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास। और गांधार में वो जो जितने भी स्कल्पचर्ड या पेंटेड डेकोरेशन जो होते थे ना, वो सब हमें एक तरीके से जो पेडेस्टल हो गए ना बुद्धिस्ट स्तूपा के, वहां पे देखने को मिलता है। न्यूमरस स्टोन पैलेट्स फाउंड इन गांधार आर कंसीडर्ड गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडो सिंथियंस।
और बहुत सारे हमें स्टोन पैलेट्स भी देखने को मिलते हैं गांधार में, जो इंडो-सिंथियंस आर्ट डिपिक्ट करता है। These palettes combine Greek and Iranian influences and are often realized in simple and archaic style. ये जो पैलेट्स है इसमें हमें ग्रीक इरानियन दोनों इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है एंड दे आर ऑफन वेरी सिंपल। वेरी ऑफन दीज पैलेट्स represent people in Greek dress and mythological scenes, a few in Parthian dress, even fewer in Indo-Scythian dress. एंड अगर हम देखेंगे तो ये जो पैलेट्स हैं इसमें हमें लोग देखने को मिलते हैं जो ग्रीक ड्रेस में होते हैं, देन कुछ पार्थियंस ड्रेसअप होते हैं, कुछ इंडो-सिंथियंस ड्रेसअप होते हैं। सो हमें यहाँ पे अगर हम आर्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जब इंडो-सिंथियंस आए थे तो हमें एक तरीके से कॉन्फ्लुएंस देखने को मिला था पार्थियन, ग्रीक्स एंड इंडो-सिंथियंस का। ग्रीक एंड ईरानियन इन्फ्लुएंस हमें आर्ट में देखने को मिला था जब इंडो-सिंथियंस आए थे। ये एक इमेज है, यहाँ पे हमें सिंथियन सोल्जर्स देखने को मिल रहे हैं एंड दे आर डांसिंग। देन गांधार स्टोन पैलेट विद सिंथियन प्लेइंग म्यूजिक। अब ये गांधार स्टोन पैलेट है, अब इसमें जो सिंथियंस हैं ये म्यूजिक बजा रहे हैं। सो ये हमें देखने को मिला कि जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, तो हमें एक कॉन्फ्लुएंस हमें एक तरीके से देखने को मिल गया। A palette found in Sirkap and now in New Delhi Museum shows a winged Indo-Scythian horseman riding winged deer and being attacked by a lion. अब एक पैलेट है जो सिरकप में मिला है, अब मतलब अब न्यू दिल्ली म्यूजियम में वो है। सो उसमें दिखाया गया है कि एक विंग्ड इंडो-सिंथियन हॉर्समैन है, वो एक विंग्ड डियर को राइड कर रहे हैं, उनके पीछे लायन पड़ा हुआ है, लायन इज अटैकिंग देम। The Indo-Scythians seem to have been followers of Buddhism and many of their practices apparently continued those of the Indo-Greek. तो ये बोला जाता है कि इंडो-ग्रीक फॉलोअर्स थे बुद्धिज्म के एंड इंडो-सिंथियंस फॉलोअर्स थे बुद्धिज्म के, एंड ज्यादातर जो प्रैक्टिस थी, जैसे इंडो-ग्रीक्स जो प्रैक्टिस परफॉर्म करते थे वो सेम इंडो-सिंथियंस भी करते थे। एग्जीबिशन एट द बुटकरा स्तूपा इन स्वात रीजन इन पाकिस्तान by an Italian archaeologist team have yielded various Buddhist sculpture thought to belong to the Indo-Scythian period. So ये फिर से इम्पोर्टेंट हो गया। सो बुटकरा स्तूपा जो है हमारा स्वात में पाकिस्तान में, सो कुछ इटालियन आर्कियोलॉजिकल टीम ने उसको एग्जिबिट किया। सो उसमें ये बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स देखने को मिले एंड बताया जाता है कि ये बुद्धिस्ट स्कल्पचर इंडो-सिंथियन पीरियड्स के हो सकते हैं। द मथुरा लायन कैपिटल विच एसोसिएट्स मेनी ऑफ द इंडो-सिंथियन रूलर फ्रॉम माउस मेंशन अ डेडिकेशन ऑफ अ रेलिक ऑफ द बुद्धा इन अ स्तूपा। जो मथुरा लायन कैपिटल है, ये बोला जाता है दैट दिस इज एसोसिएट विद मेनी ऑफ द इंडो-सिंथियन रूलर्स, माउस से लेके एंड बाकी के लेटर तक। एंड इसमें ये बताया गया है कि इंडो-सिंथियंस एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इंडो-सिंथियंस फॉलोअर्स थे बुद्धिज्म के एंड इंडो-सिंथियंस डेडिकेट रेलिक ऑफ बुद्धा इन अ स्तूपा। Then Indo-Scythian were named Shaka in India, an extension on the name Saka used by Persian to designate Scythians. So Indo-Scythians को शाका बोला गया इंडिया में, ओके। पर्शियन में उनको क्या बोला जाता था? साका बोला जाता था। सो इंडो-सिंथियंस को जो हम शाका बोलते थे इंडिया में, सो दे आर साकास इन पर्शियन। सो ये डेजिग्नेट करता है दैट दे आर सिंथियंस। शाकास रिसीव न्यूमरस मेंशंस इन टेक्स्ट लाइक पुराण, द मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, महाभाष्य ऑफ पतंजलि, भरत संहिता ऑफ वराह मिहिरा। सो शाकास के बारे में हमें कहाँ से देखने को मिल सकता है? पुराण में देखने को मिल सकता है, मनुस्मृति में देखने को मिल सकता है, रामायण में, महाभारत में, पतंजलि की महाभाष्य में, भरत संहिता जो है वराह मिहिरा ने लिखी है, उनमें हमें शाकास के बारे में देखने को मिल सकता है। सो ये हमने साकास के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं पार्थियंस के बारे में। आई होप आपको इंडो-सिंथियंस, साकास समझ में आ गया। नाउ लेट्स गो टू पार्थियंस। In the 1st century, the Saka domination in the northwestern India was followed by that of the Parthians, who however ruled over a smaller area. अब देखो क्या हुआ था कि यहाँ पे पहले इंडो ग्रीक है नॉर्थ वेस्टर्न में, फिर इंडो ग्रीक चले गए तो कौन है? हमारे साकास आए, फिर साकास ने रूल किया, फिर साकास चले गए तो कौन आए? पार्थियंस आए। सो 1st सेंचुरी में जो साका जो नॉर्थ वेस्टर्न को इतना डोमिनेट कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? उनकी पावर कम होने लग गई। देन कौन आए? पार्थियंस आए। एंड हाउएवर जो पार्थियन थे वो पहले थोड़े छोटे एरियाज में रूल करते थे। In fact, the Sakas and Parthians ruled simultaneously in different pockets of northwestern and northern India. इनफैक्ट ये बोला गया कि जो साकास और जो पार्थियंस थे वो एक ही टाइम पे रूल करते थे, बट डिफरेंट एरिया में। कोई नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ इंडियन, ऐसे वो
अलग अलग एरिया में, बट एक ही टाइम पे ये रूल किए हैं। पार्थियन इज एन एंशियंट लैंड करस्पॉन्डिंग रफली टू द मॉडर्न रीजन ऑफ खोरासान इन ईरान। पार्थिया बेसिकली क्या है कि एक लैंड है, एक एंशियंट लैंड है ईरान में। सो वहां के लोगों को क्या बोल दिया गया, पार्थियंस बोल दिया गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो ये हमारे सिंथियंस, इंडो सिंथियंस क्या हो गए, ये हो गए, एंड इंडो पार्थियंस यहाँ पे आ गए। सो ये लोग ना एक तरीके से एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली दे वर रूलिंग, बट अलग अलग एरिया में दे वर रूलिंग। Parthians ruled from 247 BCE to 224 CE, creating a vast empire that stretched from the Mediterranean in the west to the India and China in the east. So Parthians जो थे ये 247 से 224 CE तक उन्होंने रूल किया, एंड इन्होंने काफी बड़ा एम्पायर बनाया। इन्होंने मेडिटेरेनियन से रूल किया इंडिया तक, एंड ईस्ट में ये चाइना तक इन्होंने एक तरीके से रूल किया। इंडियन संस्कृत टेक्स्ट मेंशन देम शाका पहलवास। अब इंडियन संस्कृत टेक्स्ट में इनको पार्थियंस नहीं बोला गया, इनको शाका पहलवास बोला गया। पार्थियन ओरिजिनली बिलोंग टू ईरान, फ्रॉम देयर दे मूव टू इंडिया। मैंने पहले बताया कि पार्थियन बेसिकली एक लैंड थी, वहां के लोगों को पार्थियंस बोला गया, ये ईरान से हैं। East of the Caspian Sea, there emerged from the steppe of Central Asia nomadic Scythian tribe called Parni. जो कैस्पियन सी है ना, ईस्ट में, जो ईस्ट ऑफ कैस्पियन सी, सो वहां पे ना एक नोमैडिक सिंथियन ट्राइब थी जिसको पार्नी बोला गया। फिर बाद में लेटर कॉल द पार्थियंस एंड टेकिंग ओवर द सेल्यूसिड एम्पायर एंड फेंडिंग ऑफ द रोमन्स, दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज सुपर पावर इन देयर ओन राइट। तो पहले ये क्या थे, ये बेसिकली पहले एक नोमैडिक सिंथियन ट्राइब थे जिनको पार्नी बोला गया। देन बाद में ये पार्थियंस बने, इन्होंने सेल्यूसिड एम्पायर को अपने कंट्रोल में लिया और अपना खुद का वहां पे एक पूरा एम्पायर स्टैब्लिश कर दिया। द पार्थियन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय आर्सिकेस फर्स्ट ऑफ पार्थिया व्हेन ही रेबेल्ड अगेंस्ट सेल्यूसिड एम्पायर। ये इंपॉर्टेंट है। सो जो पार्थियन एम्पायर था वो किसने फाउंड किया था, वो आर्सिकेस फर्स्ट ने किया था ऑफ पार्थिया, एंड इन्होंने सेल्यूसिड एम्पायर को हटाया एक तरीके से। ही रेबेल्ड अगेंस्ट द सेल्यूसिड एम्पायर। The Parthian kingdom had its reach from Turkey to eastern India. Parthian kingdom टर्की से ईस्टर्न इंडिया तक इन्होंने रूल किया। The largest of the sub kingdoms, the Indo-Parthian kingdom, located west of the Parthian homeland and was founded in the late first century BC by the first of the several king named Gondophares, who was a Scythian Saka king. अब ये फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। देखो, पार्थियन तो खुद अपना टर्की, ईस्टर्न ईरान में ऐसा जम के बैठे थे, एंड दे वर रूलिंग ओवर देयर। बट फिर अगर हम सब किंगडम्स की, अगर हम पार्थियंस सबसे बड़ा किंगडम है तो उसके सब किंगडम की बात करें तो इंडो पार्थियन किंगडम आता है जो इंडिया में आया हमारा। एंड ये वेस्ट ऑफ पार्थियन होमलैंड मींस पार्थियंस हमारे यहाँ पे सेल्यूसिड जहाँ पे रूल कर रहे थे वहां थे, उसके वेस्ट में हम लोग इंडिया में ये लोग इंडो पार्थियंस रूल कर रहे थे। तो इंडिया में अगर देखा जाए इंडो पार्थियंस का, तो किसने फाउंड किया था, वो गोंडोफेरस ने फाउंड किया था, एंड ये सिंथियन साका किंग थे। देयर फर्स्ट कैपिटल सिटी वाज तक्षशिला इन प्रेजेंट डे सदर्न साउथ सेंट्रल पाकिस्तान। लेटर दे शिफ्टेड देयर कैपिटल बिटवीन काबुल एंड पेशावर। सो इनकी पहली कैपिटल क्या थी, तक्षशिला थी, बट बाद में इन्होंने कहा शिफ्ट कर दी, काबुल और पेशावर के बीच में। The most prominent Parthian kings were Gondophares, whose rule extended from Punjab, Kabul to Punjab. अगर हम important Parthian king की बात करें तो वो Gondophares हैं। इन्होंने रूल किया था from Kabul to Punjab. Gondophares became the ruler of areas comprising Arcosia, Sistan, Sindh, Punjab, and Kabul Valley. Saint Thomas is said to have come to India from the propagation of Christianity during his reign. सो सेंट थॉमस जो थे वो इसी टाइम पे आए थे और क्रिश्चियनिटी को फैलाने की, प्रोपोगेट करने की कोशिश की गई थी गोंडोफेरस। ये इवन एग्जाम में भी एक बार पूछा गया है। सो उसी टाइम से अगर हम देखेंगे तो पार्थियंस के टाइम से ही एक तरीके से क्रिश्चियनिटी का प्रोपोगेशन चालू हो गया था। Abdigas appear to have been the immediate successor of Gondophares. It's not important. Abdigas थे कोई वो immediate successor थे Gondophares के बाद में। After the death of Gondophares, first the empire started to fragment. तो Gondophares को सबसे ज्यादा efficient, effective ruler बोला गया। So जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद जो empire था वो टूट गया। Later the name or title Gondophares was adopted by Sarpedonous, who became Gondophares II and was possibly the son of the first Gondophares. फिर बाद में ये जो नाम, ये जो टाइटल था गोंडोफेरस,
उसको सर्पेडनॉन्स ने अडैप्ट किया एंड ये गोंडाफेरस सेकंड बने एंड पॉसिबली ये बोला जाता है कि ये जो गोंडाफेरस फर्स्ट थे ये उनके बेटे हैं। आफ्टर अ शॉर्ट रेन सर्पेडनॉन्स सीम टू हैव बीन सक्सीडेड बाय ऑर्थोगेनस हु बिकेम गोंडाफेरस थर्ड ऑफ गडाना। ये सब फैक्चुअल है, ये इतना पूछा नहीं जाता है। Despite many successors, the Indo-Parthian never regained the position of Gondophares first, as from the middle of the 1st century AD, the Kushan ruler Kujul Kadafis began absorbing the northern Indian part of the kingdom. तो बहुत सारे सक्सेसर्स आए इंडो पार्थियंस के टाइम पे, मतलब उनके रूल के टाइम पे काफी सक्सेसर्स आए, बट किसी ने भी जो गोंडाफेरस की जो पावर थी, जो उनका जो लीडरशिप क्वालिटी जो भी थी, वो उस स्टैचर तक कोई भी सक्सेसर नहीं पहुंच पाया। इसीलिए क्या हुआ, ये इंडो पार्थियंस भी खत्म होने लगे एंड उसके बाद उधर अगर हम देखेंगे तो मिडिल 1st सेंचुरी से कुशान्स भी आने लगे, तो खुज्जुल खदाफिस के अंदर। सो उन्होंने क्या किया, नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट था वो एब्जॉर्ब करना चालू कर दिया जो इंडो पार्थियंस के पास था। सो इसीलिए जो इंडो पार्थियंस के इतने एबल इफेक्टिव रूलर नहीं थे, सो वो इतना ज्यादा नहीं टिक पाए। द एंड ऑफ पार्थियन रूल इन इंडिया इज मार्क्ड बाय सेवरल ग्रुप ऑफ स्मॉल कॉइन्स दैट वर एक्सहिबिटेड एट द सिरकप साइट ऑफ तक्षशिला। अगर हम पार्थियन रूल के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे स्मॉल कॉइन्स हमको देखने को मिले हैं तक्षशिला से। सो हम देख सकते हैं कि उस टाइम पे, मतलब पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे हम लगा सको आप, मतलब अगर हमारे शुंगास से छोड़ो, अगर हम इंडो ग्रीक्स के से बात करेंगे, देन साकाज आए, देन हमारे ये पार्थियंस आए। सो इनके टाइम पे हम देख रहे हैं कि कितने बड़े लेवल पे कॉइन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, मीन्स हर एक एरिया से इनको कॉइन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सिर्फ किंग नहीं बल्कि बाकी अगर देखी जाए नॉर्मल पॉपुलेशन गवर्नर्स, उन्होंने भी खुद के कॉइन्स मिंट किए हैं। एंड अगर आपका कोई कॉइन्स आता है, उस टाइम पे इतना तो कोई ध्यान नहीं देता था, तो उस कॉइन्स को पिघला के अब किसी दूसरे ने अपने कॉइन्स बना लिए, उस पर अपना छाप डाल दिया। सो इसी वजह से इतने बड़े पैमाने पे हमें इन सब के कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं। The Parthian in due course of time got assimilated into Indian society and became an integral part of it. अब जैसे कि साकाज हो गए, वैसे सेम अगर पार्थियंस भी क्या हो गए कि एक टाइम के बाद वो इंडियन सोसाइटी में एसिमिलेट हो गए और ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन गए। अब जैसे जैसे कोई भी बाहर से आ रहा है वो एसिमिलेट होता जा रहा है इंडियन सोसाइटी में, तो हमें इंडियन सोसाइटी में एक तरीके से क्या देखने को मिलता है, एक कॉन्फ्लुएंस, एक मिक्सचर हमको देखने को मिलता है अलग अलग एथनिसिटी का। अब थोड़ा आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखेंगे। सो द सिटी ऑफ तक्षशिला इज थॉट टू हैव बीन अ कैपिटल ऑफ इंडो पार्थियंस। सो इंडो पार्थियंस की कैपिटल तक्षशिला बोली गई। द नियरबाई टेम्पल ऑफ जंदियाल इज यूजुअली इंटरप्रेटेड एज ज़ोरास्ट्रियन फायर टेम्पल फ्रॉम पीरियड ऑफ इंडो पार्थियंस। जो तक्षशिला के बाद जो जंदियाल जो टेम्पल है उसको हम ज़ोरास्ट्रियन फायर टेम्पल बोले जाते हैं एंड वो बोला गया है कि वो इंडो पार्थियंस के टाइम का ही है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी इज अ सर्वाइविंग फर्स्ट century guide to tours commonly being used for navigating the Arabian Sea। जो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है ये 1st सेंचुरी BC का एक तरीके से गाइड है जिसने हमें अरेबियन सी के बारे में बताया। सो पार्थियंस को भी इधर से नॉलेज मिली होगी प्रोबेबली। It described the presence of Parthian kings fighting with each other in area of Sindh, a region traditionally known at the time as Scythia due to the previous rule of Scythian, Indo-Scythian। So इसी बुक से पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, उसमें मदद से ना काफी कुछ पता लगा, प्लेसेस के बारे में पता लगा। एंड इसी बुक में ये बताया गया कि जो पार्थियन किंग्स थे वो लड़ रहे थे सिंध के एरिया के लिए। एंड उस टाइम पे सिंध के एरिया को ट्रेडिशनली बोला जाता था सिंथिया, इज जस्ट बिकॉज पहले पार्थियन से पहले इंडो सिंथियंस वहां पे रूल करते थे। Further, an inscription from Takht Bahi bears two dates, one in regnal year 26 of Maharaja Guduvara, thought to be a Gondophares। फिर एक इंस्क्रिप्शन है तख्ते बाही, सो उसमें कुछ डेट्स के बारे में बताया गया है जिसमें महाराजा गुडुवराह के बारे में एक तरीके से बताया गया। ये बोला गया कि जो महाराजा गुडुवरा है वो प्रोबेबली वो गोंडोफेरस ही है। अब थोड़ा कंट्रीब्यूशन देखते हैं। ये हमने देखा पार्थियंस क्या है, मतलब पार्थियंस कौन थे ये हमने देख लिया, उनका आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमने देख लिया। अब हम कंट्रीब्यूशन की अगर तरफ बढ़े कि पार्थियंस का कंट्रीब्यूशन क्या था इंडिया में। सो अनलाइक इंडो ग्रीक्स और इंडो सिंथियंस, there are no explicit records of Indo-Parthian rulers supporting Buddhism such as religious dedications, inscriptions or even legendary accounts। अब देखो हमें इंडो ग्रीक्स और इंडो सिंथियंस के बारे में तो पता चला कि इन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया,
बिकॉज इंडो ग्रीक्स का हम देख सकते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। फिर इंडो सिंथियंस के अगर हम देखेंगे सो उन्होंने भी कुछ काम किए इस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। तो इसीलिए हमें इनके तो एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, बट इंडो पार्थियंस के एज सच हमें कुछ एविडेंस देखने को नहीं मिलते हैं कि इन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया। ऑल्सो ऑल्दो इंडो पार्थियन कॉइन जनरली क्लोजली फॉलो ग्रीक न्यूमिस्मेटिक, दे नेवर डिस्प्ले the Buddhist three Ratna symbol apart from the later sasses, nor do they ever use depiction of the elephant or the bull, possibly religious symbols which were prophetically used by their predecessors. अब इंडो पार्थियंस ने कॉइन्स तो उन्होंने जनरेट किए, कॉइन्स उन्होंने बनाए जो ग्रीक न्यूमिस्मेटिक एकदम क्लोज थे, रिप्रेजेंट करते थे, बट उसपे कभी भी बुद्धिस्ट त्रिरत्न जो थे, जो हम अभी बुद्धिज्म पढ़ेंगे मैं उसमें बताऊंगी आपको क्या है, तो बुद्धिज्म का कोई भी ऐसा सिंबल नहीं देखने को मिला है। मींस एलिफेंट, बुल, ऐसा कोई भी सिंबल हमें देखने को नहीं मिला है जिससे ये पता लग सके कि वो क्या थे, वो बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। ना ही उनके प्रेडिसेसर्स जो थे उन्होंने कभी यूज किया, ना सक्सेसर्स ने। उनके जो प्रेडिसेसर्स अगर देखें इंडो ग्रीक्स और इंडो सिंथियंस, तो उन्होंने ये चीज यूज की थी कि उन्होंने सिंबल्स डाले थे, बट इसमें आज सच हमें इंडो पार्थियंस में नहीं दिखे थे, ना उनके सक्सेसर्स ने भी यूज किए। Hence they are thought to have retained Zoroastrianism being of Iranian extraction themselves. So इसीलिए बुद्धिज्म की तरफ कोई फेवरिज्म नहीं देखने को मिला। सो हम ये बोला जा सकता है कि वो जोरास्ट्रिज्म को फॉलो करते थे। फर्दर coins of Hindu deity Shiva have also been found issued in the reign of Gondophares first. बट अगर हम देखेंगे हिंदू डेटी का, तो फिर गोंडोफेरास के कॉइन्स जो उन्होंने उस टाइम पे बनवाए थे, तो उसपे हमें शिव जो है, महादेव जो है, उनके हमें देखने को मिलता है। द स्टैच्यू फाउंड एट सिरकप इन द लेट सिंथियंस टू पार्थियन लेवल सजेस्ट एन already developed state of Gandharan art at the time or even before Parthian. So ये जो सिंथियंस या मतलब सिरकप पे हमें जो स्टैच्यू देखने को मिला है, तो उसमें यही देखने को मिला है कि जो गांधार आर्ट है वो बहुत ही पहले पार्थियन रूल से पहले ही डेवलप हो गया था, दैट इज इंडो ग्रीक के टाइम पे। A multiplicity of statues ranging from Hellenistic god to various Gandhar lay devotees are combined with what are thought as some of the early representation of Buddha और Bodhisattva. So बहुत सारे हमें स्टैच्यूज देखने को मिले हैं, एंड उसमें मल्टीप्लिसिटी हमें देखने को मिली है। ग्रीक्स के, इंडो ग्रीक्स के, इंडो सिंथियंस के हमें थोड़े थोड़े फीचर्स देखने को मिले हैं, रेंजिंग फ्रॉम Hellenistic gods to various Gandharan deities. It is still unclear when Greco-Buddhist art. Today, it is still unclear when the Greco-Buddhist art of Gandhar exactly emerged, but the finding in Sirkap do indicate that this art was already highly developed before the advent of the कुशांस। तो यही है कि एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गांधार कब हमारा आया था, हाँ, बट ये बोल सकते हैं कि ये कुशांस के आने से पहले ही आ गया था। न्यूमरस स्टोन पैलेट्स फाउंड इन गांधार आर कंसीडर्ड एज गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडो पार्थियन आर्ट। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि कुछ स्टोन पैलेट्स भी बनवाए गए थे जो इंडो पार्थियन के टाइम के थे। These palettes combine Greek, Persian influences together with a frontality in representation, which is considered to be the characteristics of Parthian art. अब ये जो palettes थे, इसमें ग्रीक और पर्शियन इन्फ्लुएंस दोनों हमें दिखाई देता है। सो इसीलिए ये बोला गया कि अगर ग्रीक और पर्शियन इन्फ्लुएंस दोनों को दिखाई देता है, तो इट मीन्स कि ये पार्थियन आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। लोकल एंड फॉरेन टेक्स्ट एंड ऑल्सो आर्टिक facts have proved useful in knowing more about Parthian history, but there is still a lot left unknown. हमें फॉरेन टेक्स्ट, लोकल टेक्स्ट, आर्टिफैक्ट्स उनसे पता चला पार्थियन हिस्ट्री के बारे में, बट हमें ज्यादा नहीं पता चल पाया। फर्दर चाइनीज एक्सप्लोरर ज़ैंग क़ियान डिस्क्राइब्ड पार्थिया एज एन एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन। अब चाइनीज एक्सप्लोरर आए एक ज़ैंग क़ियान, तो उन्होंने बोला कि जो पार्थियन है ये एक एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन है। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना वाज फ्लरिशिंग अंडर द सिल्क ट्रेड रूट। पार्थियंस वर नोन टू सप्लाई चाइनीज सिल्क टू द रोमन्स। अब जो ट्रेड था ना इंडिया और चाइना के बीच में, वो सिल्क ट्रेड रूट के थ्रू काफी ज्यादा फैल रहा था। तो ये बोला गया कि जो पार्थियंस है वो सप्लाई करते थे चाइनीज सिल्क टू दी रोमन्स, ये सिल्क ट्रेड रूट को इस्तेमाल करके। सो ये हमने पढ़ा पार्थियंस के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्थियंस कैसे थे, उनका क्या पूरा सिस्टम था। सो पार्थियंस आई होप आपको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं कुशानास की तरफ। ये लास्ट पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी होगी हमारी। सो द कुशानास आर ऑल्सो रिफर टू एज यूशीज और टोचारियंस एज they belong to one of the 5 clans of Yushis tribe.
तो जैसे मैं पहले से ही बताते आ रही हूँ कि कुशान्स को हम यूशीज भी बोलते हैं, इज जस्ट बिकॉज यूशीज में 5 ट्राइब्स थी, 5 क्लैंस थे और कुशान उनमें से एक थे। They were a nomadic people originally from the steppes of North Central Asia living in the vicinity of China. So अब कुशान्स के साथ क्या था कि ये nomadic थे एंड ये नॉर्थ सेंट्रल एशिया में साइड रहते थे एंड इनका क्लोज कनेक्शन था चाइना के साथ। तो जब इसीलिए जब कुशान्स हमारे अंदर इंडिया में एंटर किए, सो उन्होंने अपने साथ कुछ चाइनीज कल्चर भी वो लेके आए थे। दे आउटस्ट दी साकाज एंड बैक्टीरिया एंड पार्थियंस इन द गांधार रीजन। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया से साकास को हटाया, पार्थियन से गांधार को हटाया और ये एंटर कर गए इंडिया में। सो कुशान एम्पायर हम देख सकते हैं, ये मथुरा साकेत तक फैला। आप इधर हमारा थोड़ा सा राजस्थान वाला एरिया हमारा इधर फैला, वेस्टर्न साइड में हमारा फैला। देन ऊपर गांधार तक्षशिला इन्होंने हाथ में लिया एंड ये देखेंगे तो ये चाइना के विसिनिटी में था, तो थोड़ा सा कल्चरल इन्फ्लुएंस हमें इधर देखने को मिला। अब देखो इसमें अगर देखेंगे कुशान एम्पायर, सो कुशान एम्पायर हमें इस साइड इनका काफी फैला। देखो यहाँ से काराकोरम आता है, काराकोरम से इधर हमारा बैक्टीरिया वाले रीजन तक ये फैले। बैक्टीरिया वाले रीजन से अगर देखें तो कांधार वाला रीजन भी इनके कंट्रोल में था। देन दिल्ली मथुरा वाला रीजन था, इधर विदिशा वाला रीजन इनके कंट्रोल में था। देन कौशंबी, वाराणसी, वैशाली, ये वाला रीजन इनके, इतना रीजन इनके कंट्रोल में था। ये जो आपको येलो लाइंस दिख रही है ना, इन येलो लाइंस का ये पूरा रीजन इनके कंट्रोल में था। ट्रेड रूट्स अगर आप देख लो तो इधर हमारा ये जो सिल्क रूट जा रहा है तो वो उनके कंट्रोल में था। देन इधर हमारा कौशंबी पोर्ट एरिया ताम्रलिप्त से भी इनका गया। ताम्रलिप्त के बाद इनका बरुकच्छा बारूच वाला रीजन भी इन्होंने लिया। देन इधर वाला हमारा कच्छ वाला रीजन भी इनके कंट्रोल में आया और इन्होंने इधर से भी ट्रेड करना चालू कर दिया इस साइड पे पूरा। तो यहाँ पार्थियंस आप देख सकते हो। मेन लोकेशंस अगर हम देखेंगे, सो मेन लोकेशन इनकी सानखेड़ा है, श्रावस्ती है, पाटलिपुत्र है, लुम्बिनी, देन कुशीनगर इनकी मेन लोकेशन, इधर राजगृह और बोधगया भी इनकी थोड़ी सी मेन लोकेशंस बनी। सो ये देख लो आपकी कितना बड़ा एक्सपेंशन था उस टाइम पे कुशान एम्पायर का। Means as compared to Indo-Greeks, as compared to Parthians, as compared to Scythians, कुशान एम्पायर काफी ज्यादा फैला हुआ था। साकास तो आपके इधर आके सिमट के रह गए, सतवाहनास इधर हुए, पार्थियास को उधर उन्होंने हटाया। सो एक तरीके से कुशान्स का काफी ज्यादा बड़ा एम्पायर था। Gradually, their authority in India expanded and came to extend over the lower Indus basin and most of the Gangetic plain down Varanasi. ये मैप में मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडस बेसिन तक इनका फैला, वाराणसी तक इवन इनका फैला। एट द टाइम ऑफ कुशान, मथुरा वाज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड एंड कल्चर। अगर हम देखेंगे तो कुशान के टाइम पे मथुरा काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड कल्चर का सेंटर था। बिकॉज एक तो मथुरा से हमारी ये रिवर्स जा रही है, सो इसीलिए वो ट्रेड और सेंटर का काफी पॉइंट ये मिड में भी हमारा आ जाता है, तो ट्रेड सेंटर का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। द कुशान एम्पायर reached its cultural zenith circa extended from Tajikistan to Afghanistan, Pakistan into Ganga River Valley in northern India. So कुशान एम्पायर अगर देखेंगे सो तजाकिस्तान से अफगानिस्तान तक देख लो और पाकिस्तान से गंगा रिवर वैली तक देख लो, नॉर्दर्न इंडिया में इतना उनका फैलाव था। कुशान ट्राइब ऑफ द यूशी कॉन्फेडरेशन बिलीव टू be Indo-European people from the eastern Tarim Basin, China, possibly related to Tocharius, created the एम्पायर। सो कुशान ट्राइब यूशी कॉन्फेडरेशन के थे, ये ईस्टर्न टेरिम बेसिन चाइना साइड पे थोड़े से रहते थे। दे वर द फर्दर्स्ट ईस्टर्न इंडो यूरोपियन स्पीकिंग people, they are Indo European speaking people. Then the emergence of the vast Kushan empire from the 1st century AD until its decline in the 3rd century saw the political unification of much of the Central Asia from modern day India and Pakistan to Iranian borders. अगर हम कुशान एम्पायर का देखेंगे, उसके डिक्लाइन तक का अगर हम देखेंगे, सो मतलब डिक्लाइन होने से पहले अगर हम उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन या उनका पूरा रेन देखेंगे, सो उन्होंने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया ज्यादातर सेंट्रल एशिया का, फ्रॉम मॉडर्न डे इंडिया एंड पाकिस्तान से लेके पूरे ईरानियन बॉर्डर्स तक का उन्होंने एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया है। रूलिंग ओवर द रीजन ऑफ सिल्क रूट, कुशान्स ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम इट। अब उन्होंने सिल्क रूट को सबसे ज्यादा अपने कब्जे में किया। देखो पहले तो वो उस साइड ही थोड़ा सा रहते थे, तो उधर इन्फ्लुएंस उनका वैसे भी था। उसके बाद जब उन्होंने इंडिया को भी कैप्चर किया, कॉन्क्वेस्ट किया, तो उनका जो सिल्क रूट वाला रीजन था उसमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका बना।
सो इसीलिए उनको उस सिल्क रूट से काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। प्रोसेसिंग ऑफ द इंपोर्टेड चाइनीज रॉ सिल्क एट बारूच इन गुजरात हेल्प्ड इन बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। सो वो क्या करते थे, वो चाइनीज रॉ सिल्क को इंपोर्ट करते थे बारूच में, गुजरात। सो जिसकी वजह से वो जो बारूच जो हुआ उनका, वो भी एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर उनका बन गया। Greater use saddle in horse riding, armor, turban, trouser, helmet, long coats and better cavalry are कुशान्स contribution। अगर कुशान की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो हॉर्सेस के ऊपर हम सैडल देखते हैं ना, जिसपे आप बैठते हो, सो वो आर्मर, टर्बन्स, ट्राउजर, हेलमेट्स, लॉन्ग कोट्स, कैवलरी बेटर है। सो ये सब कुशान्स का कंट्रीब्यूशन था। इंट्रोड्यूस सत्राप सिस्टम, एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सत्रपीज अंडर दी सत्राप। फिर यहाँ पे भी सत्रप सिस्टम वो लेके आए, बिकॉज ये बहुत ही इफेक्टिव था, इसीलिए सब जितने भी आ रहे थे ना फॉरेनर इन्वेडर्स, वो सब ये सत्रप सिस्टम लेके आ रहे थे। सो इसीलिए एम्पायर सत्रपीज में डिवाइडेड था अंडर द सत्रप। अब अगर हम इंपॉर्टेंट किंग की बात करें कुशान पीरियड की, सो पहले आते खदाफिसिस। So Khadafisis ruled for 28 years from about 50 CE। जो खदाफिसिस थे वो 28 years तक वो रूल किए थे और about 50 CE। द फाउंडर ऑफ द कुशान डायनेस्टी वो कुज्जुल खदाफिस और खदाफिस फर्स्ट। फिर ये हमारा फिर से इंपॉर्टेंट होता है, फाउंडर कौन थे? फाउंडर कुज्जुल खदाफिस थे या खदाफिस फर्स्ट। ही ऑक्यूपाइड द काबुल वैली एंड issued coins in his name। इन्होंने काबुल वैली को ऑक्यूपाई किया और वहां पे इन्होंने जो कॉइन इशू किए वो खुद के नाम पे किए। फिर आते हैं वीमा खदाफिसिस। खदाफिसिस फर्स्ट वाज सक्सीडेड बाय हिज सन वीमा खदाफिसिस और खदाफिसिस सेकंड हु कॉन्कर्ड देम होल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एज फार एज मथुरा। फिर ये आए खदाफिसिस सेकंड, फर्स्ट के बाद उनके बेटे वीमा खदाफिसिस। इनको खदाफिसिस सेकंड भी कहते हैं। इन्होंने पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अपने कंट्रोल में किया, मथुरा तक के रीजन। ही इशूड गोल्ड कॉइन्स विद हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। अब ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वीमा खदाफिसिस हैं, इन्होंने कॉइन्स इशू किए, गोल्ड कॉइन्स इशू किए और जिसके ऊपर उन्होंने लिखा लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। ये पूरे इंडिया पे पूरे वर्ल्ड पे राज करने वाले लॉर्ड हैं ये पूरे वर्ल्ड के। तो ये वीमा खदाफिसिस ने किया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। He added to the Kushan territory by his conquest in Afghanistan and northwest India। इन्होंने कुशान टेरिटरी में अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को भी जोड़ लिया। He was the first to introduce gold coinage in India in addition to the existing copper and silver coinage। देखो इंडो ग्रीक्स जो आए थे ना, उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किया था। दे वर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स, बट बड़े पैमाने पे जो बोला गया कि गोल्ड कॉइनेज प्रॉपरली इन इंडिया, वो कुशान्स ने किया था। इंडिया में कॉपर एंड सिल्वर चल रहा था, फिर उन्होंने कुशान्स इंडिया में आए तो उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया। The abundance of the gold and silver coins issued by Vima Khadafis tells about the prosperity of Kushan Empire। अब इतना गोल्ड कॉइन, इतना सिल्वर कॉइन उस टाइम पे था कुशान के पीरियड में कि हम ये बोल सकते हैं कि कुशान एम्पायर जो था, कुशाना एम्पायर, वो काफी प्रॉस्पेरस, काफी वेल्दी एम्पायर था। ड्यूरिंग हिज टाइम ट्रेड इन सिल्क, स्पाइसेस, जेम्स एंड अदर आर्टिकल्स वर कैरीड ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड द रोमन एम्पायर। और इनके टाइम पे ट्रेड भी काफी ज्यादा प्रॉस्पर हुआ, ट्रेड भी काफी ज्यादा फैला, स्पेशली सिल्क, स्पाइसेस, जेम एंड बाकी के जो आइटम्स थे, आर्टिकल्स थे, वो इंडिया, चाइना, रोमन एम्पायर, ये इन तीनों के बीच में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहा। रोमन गोल्ड कॉइन्स दैट फ्लोड इनटू इंडिया इन्फ्लुएंस द गोल्ड कॉइनेज ऑफ इंपीरियल कुशान्स। अब जब ट्रेड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स सी बात है, बाहर की करेंसीज भी अंदर आएंगी। तो इन्होंने रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करना चालू किया, तो जो रोमन गोल्ड कॉइन्स थे वो भी क्या हुए, वो इंडिया में आना शुरू हो गए थे। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। ये फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, हमारे जो वीमा खदाफिसिस सेकंड थे, ये किसके डिवोटी थे? लॉर्ड शिवा के। फिर आते हैं कनिष्क 78 to 120 BCE। The Khadafisis ruler was succeeded by Kanishk, who was the most important ruler of the Kushan dynasty। जो खदाफिसिस रूलर थे उसके बाद कौन है? कनिष्क आए। और कनिष्क हमारे क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर है कुशान डायनेस्टी के। द रूल ऑफ कनिष्क, फिफ्थ कुशान किंग, फ्लरिश्ड फॉर एटलीस्ट 28 years। जो कनिष्क है ये फिफ्थ कुशान किंग है एंड ये 28 साल तक इन्होंने राज किया। अपॉन हिज एसेशन
Kanishk ruled a massive territory covering virtually all of the northern India and south to Ujjain and Kundina and east beyond Patliputra. अगर हम कनिष्क के बात करेंगे, रेन के बारे में बात करेंगे, तो उनके अंदर कौन कितनी टेरिटरीज आई, सो वो एक तरीके से पूरा नॉर्दर्न इंडिया वो कवर कर रहे थे। देन वो साउथ टू उज्जैन तक उन्होंने कवर किया। देन उन्होंने कुंदना एंड ईस्ट तक, मतलब उन्होंने वेस्ट में से लेके ईस्ट तक, मतलब बियॉन्ड पाटलिपुत्र तक भी उन्होंने कंट्रोल किया। सो अगर हम कुषाण एम्पायर देखेंगे, सो यहाँ से तो उन्होंने किया ही किया, ये तक्षशिला, गांधार, ये सब उन्होंने किया, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, मेरठ। उन्होंने बियॉन्ड, ये पाटलिपुत्र के बियॉन्ड भी बोला गया, वो गए हैं पाटलिपुत्र, यहाँ तो प्रतिष्ठान लोग आ गए, तो इधर बियॉन्ड पाटलिपुत्र के भी गए हैं। देन इधर भी उन्होंने कुछ कंट्रोल में लिया, और इधर वाला जो बारूच वाला था वो तो उनके कंट्रोल में था ही। He was a founder of Saka era, which starts from 78 CE, which is used by the Indian government. So इनको बोला जाता है कि ये फाउंडर है साका एरा के, जो 78 सी में स्टार्ट हुआ था। एंड जो इंडियन गवर्नमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग साका एरा ही यूज करते हैं। द ईयर 78 सी इज इंस्क्राइब्ड ऑन बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड एट सारनाथ। एंड इवन जो साका एरा की अगर हम बात करेंगे, जब कनिष्क रूल कर रहे थे, सो वो जो है वो बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन में इंस्क्राइब्ड होके रखा है सारनाथ में। एट द टाइम ऑफ कनिष्क एसेशन हिज एम्पायर इंक्लूडेड अफगानिस्तान, गांधार, सिंध एंड पंजाब। अब जब कनिष्क गद्दी पे बैठे तो उस टाइम पे कुशान्स के पास कौन कौन सी टेरिटरी अगर देखेंगे तो अफगानिस्तान थी, गांधार थी, सिंध थी, पंजाब। Subsequently, he conquered Magad and extended his power as far as Patliputra and Bodh Gaya. एंड उन्होंने क्या किया, बाद में मगध को एक्वायर किया एंड अपनी पावर पाटलिपुत्र एंड बोध गया तक फैलाई, पाटलिपुत्र एंड बोध गया तक उन्होंने कैप्चर किया। अकॉर्डिंग टू कलहान, कनिष्क इन्वेडेड कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड इंड। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, कलहान के अकॉर्डिंग कनिष्क ने कश्मीर इन्वेड किया एंड उसको भी ऑक्यूपाई किया। द एम्पायर ऑफ कनिष्क वाज अ वास्ट वन एक्सटेंडिंग फ्रॉम गांधार इन द वेस्ट टू बनारस इन द ईस्ट एंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू मालवा इन द साउथ। अगर हम बात करें कनिष्क के एम्पायर की, सो एक तरीके से वो वेस्ट में गांधार से लेके ईस्ट में हमारे बनारस तक वो गए, और नॉर्थ में उन्होंने कश्मीर एक्वायर किया टू मालवा हमारा साउथ तक। He administered the territory from two capital, Purushapura, now Peshawar in northern Pakistan and Mathura in northern India. ये फिर से important हो जाता है। So उन्होंने क्या किया, दो कैपिटल बनाया, एक पुरुषापुरा दैट इज पेशावर in northern Pakistan and दूसरा मथुरा नॉर्थ इंडिया में। Kanishk era began in 127 CE, which is used as a calendar reference by Kushans for about a century until the decline of Kushan realm. So Kanishk का जो एरा था, जो रेन था, वो 127 CE में स्टार्ट हुआ था, जो एक तरीके से कैलेंडर की तरह यूज किया जाता था बाय कुशान्स, बट जब कुशान डिक्लाइन हुए सो वो खत्म ही हो गया। At Purushapura, Kanishk erected a monastery and a huge stupa. पुरुषापुरा में कनिष्क ने मोनेस्ट्री भी बनाई एंड ह्यूज स्तूपा भी बनाया। Several coins, inscriptions, structures, sculptures found in Mathura indicate that Mathura was the second capital of Kushan kingdom in India. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मथुरा उनका सेकंड कैपिटल था? इट्स जस्ट बिकॉज वहां पे बहुत सारे कॉइन्स मिले, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स मिले, एंड इसीलिए बोला गया कि अब इतनी सारी चीजें एक जगह से मिल रही है तो ये सेकंड कैपिटल हो सकती है। बाकी हमें पुरुषापुरा दैट इज पेशावर में हमें मोनेस्ट्रीज और बहुत स्तूपा मिले, तो उसमें हमने बोला कि ये फर्स्ट कैपिटल होगी। His coins are found in many places like Shravasti, Kaushambi, Banaras, which indicate that he must have conquered the greatest part of the Gangetic plain. So उनके जो कॉइन्स थे वो श्रावस्ती, कौशंबी, बनारस में भी देखने को मिले, सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि उनके पास गैग्नेटिक प्लेन का काफी ज्यादा बड़ा हिस्सा था। However, his coins exhibit the image of not only Buddha but also Greek and Hindu gods like Lord Shiva, Nandi and Trishul. अब ऑल्दो इन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया था, बट साथ ही साथ हमें इनके कॉइन्स में ग्रीक गॉड्स, हिंदू गॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा, नंदी, त्रिशूल, ये सब हमें देखने को मिला है। मतलब ये क्या थे, ये सारे ग्रीक, हिंदू, बुद्धिज्म सबकी तरफ ये लिबरल थे। It reflects that Kanishk tolerance toward other religions. So इससे हमें यही पता चलता है कि that कनिष्क जो थे वो लिबरल थे, टॉलरेंट थे toward the other religion as well. Kanishk was also a patron of art and Sanskrit literature. Kanishk patron थे art and Sanskrit literature के भी। He also fought against Chinese and acquired some territories for them.
तो ये भी बोला जाता है कि इन्होंने चाइनीज के अगेंस्ट भी एक्सपेडिशन किया, चाइनीज से भी इनकी लड़ाई हुई और उन्होंने कुछ टेरिटरीज अपने अंडर लिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपेडिशन ही वाज डिफीटेड बाय चाइनीज जनरल पैंचो। सो चाइनीज की अगर हम बात करेंगे तो पहले बार जब वो लड़ाई करने गए तो उनको चाइनीज जनरल पैंचो ने हरा दिया, बट he undertook a second expedition in which he was successful and he scored a victory over Panyang, the son of Pancho. फिर सेकंड क्या हुआ, दूसरी बार फिर से वो चाइनीज के लिए लड़ाई करने गए तो उस टाइम पे पैंचो का बेटा पैनयंग आके रखा था, तो पैनयंग से जब लड़ाई की तो वो जीत गए। कनिष्क annexed the territory of Kashgar, Yarkand and Khotaninto his empire. सो कनिष्क ने जब चाइनीज से लड़ाई की उसके बाद उनको काशगर मिला, यारखंड मिला एंड खोटानिंतो मिला। The famous physician of ancient India, Charaka, who composed Charak Samhita, was also patronized by him. फिर से ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो फेमस फिजिशियन है चरखा, जिन्होंने चरक संहिता बनाई है, सो उनको भी इन्होंने ही पैट्रनाइज किया है। फिर आते हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ हैड बीन कुशान एम्परर हु हैड अ शॉर्ट रेन फॉलोइंग कनिष्क। सो वशिष्ठ जो थे उनके कुछ इतने मतलब इंपॉर्टेंट कुछ हुआ नहीं था, इनका बहुत ही छोटा रूल था, मतलब काफी कम समय तक इन्होंने राज किया था कनिष्क के बाद, एंड इन्होंने सिर्फ साउथ तक ही वो जा पाए। हिज रूल एक्सटेंड एज फार एज साउथ एज सांची, ये सांची तक ही ये जा पाए। फिर हुविशिका आते हैं। His rule was a period of retrenchment and consolidation for the empire. In particular, he devoted time and effort early in his reign to the exertion of greater control over the city of Mathura. So, हुविशिका का क्या था कि कनिष्क ने जितनी भी टेरिटरी एक्वायर करी थी तो अब उसको संभाल के रखना, कंसोलिडेट करके रखना उस एम्पायर को, ये हुविशिका ने किया। एंड पर्टिकुलरली वो ज्यादातर उनका जो एफर्ट और जो टाइम था वो मथुरा के साइड पे था, बिकॉज मथुरा उस टाइम पे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स था, इंपॉर्टेंट सिटी थी, तो ज्यादातर टाइम उन्होंने मथुरा को ही दिया, उसी को कंट्रोल करने में वो लगे रहे। देन वासुदेव फर्स्ट रूल्ड एज द लास्ट ऑफ द ग्रेट कुशान। अब वासुदेव जो थे ये लास्ट ऑफ द ग्रेट कुशान थे। द लास्ट ग्रेट कुशान एम्परर, द एंड ऑफ हिज रूल coincides with the invasion of Sassanids as far as northwestern India and establishment of the Indo-Sassanids और कुशान शास from around 240 CE। जो लास्ट ग्रेट कुशान एम्परर थे तो इनके टाइम पे अगर हम देखेंगे तो सैसनिड्स आए थे। जो सैसनिड्स थे उन्होंने इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को और इन्होंने इंडो सैसनिड्स एम्पायर स्टैब्लिश किया था, या कुशान शाज बोल सकते हैं, फ्रॉम अराउंड 240 CE। सैसनिड्स आज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसीलिए हमें इसको डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, हमें कुशान्स तक ही पढ़ना है, बिकॉज कुशान्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द कुशान एम्पायर वॉज वेरी मच रेड्यूस इन हिज रूल। अगर हम देखेंगे सो जो लास्ट ग्रेट जो रूलर है हमारे, सो इनके टाइम पे कुशान एम्पायर काफी कम हो गया था। मच ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन आर फाउंड इन एंड अराउंड मथुरा। सो ज्यादातर इंस्क्रिप्शन हमें मथुरा में ही देखने को मिलेंगे। ही सीम्स टू हैव बीन अ वर्शिपर ऑफ शिवा, एंड ये बोला जाता है कि ये शिवा के वर्शिपर थे। आफ्टर वासुदेव, पेटी कुशान प्रिंसेस रूल फॉर सम टाइम इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। सो वासुदेव तक तो ठीक था कि उन्होंने जैसे तैसे संभाल लिया, बट वासुदेव के बाद छोटे छोटे कुशान प्रिंसेस आए एंड उन्होंने नॉर्थ वेस्ट को रूल किया। One of the cause of the decline of the Kushanas was the rise of the independent power like Yahudiyas, Kunindas, Mallavas in the beginning of the 3rd century. So क्या हुआ कि बाद में जो भी ये पेटी रूलर्स आए जो इतना संभाल के नहीं रख पाए उन सारी टेरिटरीज को जो कुशान्स के अंडर पहले था, सो उसके बाद क्या हुआ कि कुशान डिक्लाइन होने लगे। और कुशान क्यों डिक्लाइन हुआ? क्योंकि इंडिपेंडेंट पावर जैसे कि यहूदियाज अगर देखेंगे तो जो सतलज के नीचे वाला रीजन है वहां पे, देन कुनिंदाज हो गए, उसके बाद फिर हमारे मल्लवाज आते हैं, तो मल्लवाज हमारे उज्जैन में, कुनिंदाज हमारे व्यास में। तो ये छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पावर क्या हो गए, ये आने लग गए, सो जिसकी वजह से कुशान क्या हो गया, डिक्लाइन होने लग गया। दे पेट्रनाइज टेरिटरीज फॉर्मली हेल्ड बाय द कुशान्स अमंग देमसेल्फ। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितनी भी टेरिटरीज जो कुशान ने एक्वायर की थी ये आपस में इन्होंने बांट ली। द नागाज सीम टू हैव रिप्लेस द रूल ऑफ कुशान इन द पार्ट ऑफ यमुना रीजन। और फिर जो नागाज आए थे जो मैंने आपको बताया था पहले, सो नागाज ने क्या किया, कुशान को हटा के और वो यमुना रीजन के साइड वो बैठ गए। The Kushan Empire in Afghanistan and the west of the Indus was superseded in the mid-3rd century CE by Sasanian power which began in Iran. So जो कुशान एम्पायर, अगर हम अफगानिस्तान के बारे में बात करें एंड वेस्ट ऑफ इंडस के बारे में बात करें,
उसको सुपरसीड किया किसने? ससानियन पावर ने किया। जो ईरान में उस टाइम पे ससानियन पावर क्या हुई, वो राइज हो रही थी, उन्होंने ससानियन पावर ने हटाया कुशान को अफगानिस्तान एंड इंडस से। देखो ये जो ससानियन है ना, इनको कुशानो ससानियन भी बोला जाता है, या कुशान शाज या इंडो ससानियन भी बोला जाता है। ये बेसिकली ये ब्रांच थे ससानियन पर्शियंस के, और इन्होंने अपना रूल बैक्टेरिया रीजन में स्टैब्लिश किया था ड्यूरिंग 3rd and 4th सेंचुरी सी, जब कुशान बैक्टेरिया रीजन में डिक्लाइन हो रहे थे। ये ज़ोरास्ट्रियन फेथ के थे, इनका फेथ ज़ोरास्ट्रिज्म में था। इवन इन्होंने जो इन्फ्लुएंस ऑफ ज़ोरास्ट्रियम था वो हम देख सकते हैं फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइन आर्टर्स एंड द पॉइंट्स ऑफ देम। सो इंडो ससानियंस एज सच इतने कुछ इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसीलिए हम इनके बारे में इतना डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। So the Peshawar and Takshila was lost to the Sasanians and the Kushans were reduced to the position of subordinates of these rulers. So जो पेशावर था, जो तक्षशिला था, वो भी ससानियन ने अपने कंट्रोल में ले लिया, एंड कुशांस की जो पोजीशन थी वो और ज्यादा कम हो गई। द ससानियन इंस्क्रिप्शन ऑफ CE 262 uses the term Hindustan for this region. Thus, the introduction of term Hindustan, which was famous during Mughal era, is attributed to Sasanians. बट ससानियंस ने क्या किया? ससानियन का एक इंस्क्रिप्शन था 262 CE में, उसमें उन्होंने हिंदुस्तान टर्म यूज किया था। ये पेशावर तक्षशिला वाले रीजन के लिए, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लिए उन्होंने क्या यूज किया था? ये हिंदुस्तान यूज किया था। उसके बाद से ये हिंदुस्तान टर्म हमारा आया, एंड हिंदुस्तान टर्म सबसे ज्यादा फेमस मुगल टाइम में हुआ, बट क्रेडिट अगर देंगे हिंदुस्तान टर्म का तो वो ससानियंस को ही देंगे हम। अब कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कुशान्स का। So cultural exchange flourished, encouraging the development of Greco-Buddhism, a fusion of Hellenistic Buddhist culture elements expanding into Central and Northern Asia as Mahayana Buddhism. So कुशान्स के टाइम पे सबसे बड़ी चीज हमें क्या देखने को मिली? कल्चरल एक्सचेंज हमको देखने को मिला। ये क्या थे? ये थोड़े से चाइनीज इन्फ्लुएंस भी ये लेके आए थे, तो फिर यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज हुआ। ग्रेको बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म के कुशान्स को, अगर हम कनिष्क की बात करें तो ही पैटर्नाइज बुद्धिज्म, उन्होंने ये ग्रेको बुद्धिज्म के डेवलपमेंट को भी इनकरेज किया। फिर हमें हेलेनिस्टिक और बुद्धिस्ट कल्चर का भी एक फ्यूजन देखने को मिला, जो हमारा सेंट्रल एंड नॉर्थ एशिया में हमारा फैला महायान बुद्धिज्म के थ्रू। तो कल्चरल एक्सचेंज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था कुशान्स का। Kanishk has earned renown in Buddhist tradition for having convened a great Buddhist council in Kashmir in 72 AD. तो ये फिर से इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना बुद्धिज्म, तब मैं उसमें बताऊंगी कि आपको जब कनिष्क ने बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी तो उसमें क्या क्या हुआ था। कनिष्क ने बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को भी एक तरीके से रिनाउन किया, एंड इन्होंने कन्वीन कराया था बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में, दैट इज 72 AD। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस टाइम पे कौन चेयरमैन थे बुद्धिस्ट काउंसिल के। Kanishk also had the original Gandhar vernacular और प्राकृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। अब इन्होंने एक तरीके से संस्कृत भी पैट्रनाइज की थी, तो इन्होंने क्या किया, जो ओरिजिनल गांधारी वर्नाकुलर या प्राकृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट था उसको संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया। द आर्ट एंड कल्चर ऑफ गांधार एट द क्रॉस रोड्स ऑफ द कुशान्स हेजेमनी constitute the best known expression of Kushan influences to Westerners। अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे गांधार में, एंड ऑल्सो जब कुशान्स आए थे उस टाइम पे, एक तरीके से हमें काफी ज्यादा कॉन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला था, कुशान का इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिला था वो पूरा वेस्टर्न रीजन में, जस्ट बिकॉज उन्होंने भी एक तरीके से अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसमें डाला। Several direct depictions of Kushans from Gandhar have been discovered, represented with a tunic, belt and trouser, and play the role of devotees to the Buddha as well as Bodhisattva and future Buddha Maitreya। बहुत सारे हमें कुशान्स के फीचर्स देखने को मिले हैं गांधार से, लाइक कुशान्स के टाइम पे ट्यूनिक यूज किया जाता था, बेल्ट, ट्राउजर्स, ये सब हमें देखने को मिला उनके टाइम पे गांधार के साइड से। देन हमें बुद्धा एंड बोधिसत्व के कुछ स्कल्पचर्स, ये सब चीजें हमें देखने को कुशान्स के टाइम पे मिली। The style of these phrases incorporating Kushan devotees already strongly Indianized are quite remote from earlier Hellenistic depictions of the Buddha। ये जो स्टाइल जो कुशान्स लेके आए थे, जो उन्होंने इनकॉर्पोरेट की थी, तो एक तरीके से क्वाइट रिमोट थी पहले के हेलेनिस्टिक ग्रीक डिपिक्शंस ऑफ बुद्धा से। The vast Kushan Empire extending from Central Asia to Bihar and from Kashmir to Sindh, containing peoples of different nationalities and religion with a heterogeneous socio-economic background, was governed through
an organized administrative system probably in 3 tiers at central, provincial and local levels. तो जो वास्ट कुषाण एम्पायर था, जो सेंट्रल एशिया से बिहार तक फैला, जो कश्मीर से सिंध तक फैला, सो उसमें क्या हुआ कि कुषाण के टाइम पे अलग अलग नेशनैलिटीज के, अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक साथ आए. सो एक हमें हेट्रोजेनस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखने को मिलता है. और इनके टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज था और जो डिवाइडेड था सेंटर, प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल्स पे. तो हमें मल्टी एथनिसिटी देखने को मिलती है, हेट्रोजेनस सोशियो इकोनॉमिक कल्चर देखने को मिलता है, बिकॉज हमें काफी ज्यादा ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस, पर्शियन का इन्फ्लुएंस, इंडियन कल्चर, फिर हमें चाइनीज इन्फ्लुएंस, ये सब देखने को इस टाइम पे मिलता है. सो मल्टी एथनिसिटी का क्रेडिट कुषाण जाता है. देन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में किया था. तो 3 टायर्स में उन्होंने डिवाइड किया, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल. Kushan seems to have followed the earlier existing pattern of Indo-Greek and Parthian by appointing satrapas and mahasatrapas for different unit of empire. So इन्होंने भी यही किया, इंडो-ग्रीक, पार्थियन, सिंथियंस का ही इन्होंने भी पैटर्न फॉलो किया और सत्रपास अपॉइंट किए, महासत्रपास अपॉइंट किए अलग अलग यूनिट्स के लिए, अलग अलग एरिया के लिए ऑफ द एम्पायर. Other inscription mention other official performing both civil and military function called Dandanayaka and Mahadandanaika, indicating prevalent feudal element. फिर यहाँ पे हमें फ्यूडलिज्म भी थोड़ा देखने को मिलता है, बिकॉज बाकी की जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये देखने को मिलता है कि कुछ ऑफिशियल्स थे वो सिविल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें दंडनायक बोला गया. जो मिलिट्री फंक्शन कर रहे थे उन्हें महादंडनायक बोला गया. तो ये फ्यूडल एलिमेंट भी देखने को मिला हमें. Further, inscription mentioned 2 terms, Gramika and Pradapala, both signifying village headman who collected the king dues and took cognizance of crimes in his area. फिर inscriptions में हमें 2 टर्म देखने को मिले, एक ग्रामिका देखने को मिला एंड एक प्रदापला देखने को मिला. तो ये जो ग्रामिका एंड प्रदापला, ये दोनों विलेज हेडमैन थे एंड ये कलेक्ट करते थे किंग के ड्यूज एंड ऑल्सो ये क्राइम्स भी देखते थे कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट, ये सब भी ये ग्रामिका एंड प्रदापला देखते थे. Thus, the information available suggests that Kushan rulers accepted the prevalent Indian and Chinese concept of divinity of kingship and borrowed the Achaemenid and subsequently Indo-Greek and Indo-Parthian system of appointing satrapas as provincial governor, while feudal lord Dandanayak was their own creation. अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया. देखो कंट्रीब्यूशन अब इनका देखो, इन्होंने कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव चलाया. इंडिया में और चाइना में उस टाइम पे डिविनिटी थी किंगशिप की, मींस किंग इज द सुप्रीम. सो ये उन्होंने इंडिया से एंड चाइना फीचर लिया. उसके बाद उन्होंने पर्शियन से एंड इंडो ग्रीक से एंड इंडो पार्थियन से उन्होंने सत्रपा वाला लिया. सत्रपा वाला कौन लेके आए थे? पर्शियन. देन ग्रीक ने अपनाया, पार्थियन, सिंथियंस थे. तो ये उन्होंने लेके आए. और इनका खुद का कंट्रीब्यूशन क्या था? फ्यूडल लॉर्ड, दैट इज दंडनायक, इनका खुद का कंट्रीब्यूशन था. सो इन्होंने कुछ लेके लोगों से, लाइक इंडियन चाइनीज कॉन्सेप्ट्स उन्होंने यूज किया, डिविनिटी वाला. देन आर्कमेनिड, इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन का सत्रपा वाला सिस्टम इन्होंने अपनाया और खुद का इन्होंने दंडनायक फ्यूडल लॉर्ड वाला सिस्टम अपना के एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने खड़ा किया. Kushan king introduced gold and copper coins. A large number of them survive till today. So अब आप देख सकते हो कि कुषाण किंग जो थे, कुषाण टाइम में जो भी कॉइन्स जो बनवाए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो अभी तक चल रहे हैं. तो इसका मतलब कितने हाई क्वालिटी के, कितने अच्छे कॉइन्स हुए होंगे. It was the Kushan emperor Bhima Khaddafis who introduced the first gold coin of India. So ये कुषाण एम्परर थे भीमा खद्दाफिस, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पहला गोल्ड कॉइन इंडिया में. The coin designs usually broadly follow the style of the preceding Greco-Bactrian rulers in using Hellenistic style of image with the deity on one side and the king on the other. जो कॉइन हमारा था ना, वो एक तरीके से उसमें हमें ग्रेको बैक्टेरियन रूलर्स देखने को मिलते हैं, हेलेनिस्टिक स्टाइल में, ग्रीक स्टाइल में. मतलब एक साइड पे भगवान है, दूसरे साइड पे किंग है. Further, toward the end of Kushan rule, the first coinage of the Gupta's empire was also derived from coinage of the Kushan empire. अगर हम कुषाण रूल के एकदम थोड़ा एंड में जाएंगे तो हमें थोड़े से गुप्ता एम्पायर के भी कॉइनेज हमें देखने को मिलते हैं. The inscription used by the Kushan rulers or in areas under their rule include text in Bactrian written in Greek script and in Prakrit written in Brahmi और खरोष्टी script. अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे, सो कुषाण रूल्स ने क्या किया था, इन्होंने
बैक्टेरियन लैंग्वेज में भी इंस्क्रिप्शन कुछ बनवाए थे, एंड ग्रीक स्क्रिप्ट में भी, एंड प्राकृत में भी इन्होंने किया था, ब्राह्मी एंड खरोश्री। द मोस्ट ऑफ दिस इज द रबातक inscription which established Kanishk genealogy with Kujjur Khadafis, Vima Takota, Vima Takaha, Vima Khadafis being named as his immediate ancestors. जो इम्पोर्टेंट है वो है राबतक इंस्क्रिप्शन। राबतक इंस्क्रिप्शन में हमें कनिष्क के बारे में पता चला, जिसमें खुज्जुल खदाफिस, वीमा टकोटा, वीमा तका, वीमा खदाफिस को उसके एंसेस्टर बताए गए हैं। Several Roman sources describe the visit of ambassador from King of Bactria and India during the 2nd century, probably referring to Kushans. अब कुछ several sources में कुछ ambassador दिखाए गए हैं बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया से आए हैं, सो उसमें बोला गया है कि ये कुशांस हो सकते हैं। Chinese historical chronicles also describe the exchange of goods between northwestern India and Roman Empire at that time. And अगर चाइनीज की बात करें, चाइनीज हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स की, तो उसमें भी ये दिखाया गया है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया से एंड रोमन एम्पायर के बीच में काफी ज्यादा ट्रेड हुआ है। फर्दर दे कोलैबोरेटेड मिलिटरीली विद चाइनीज अगेंस्ट नोमैडिक इंकर्जन। उसके बाद हमने ये तो देखा है चाइनीज के अगेंस्ट हमारा मिलिट्री एक्सपेडिशन हुआ था, एंड इवन उन्होंने कोलैबोरेट भी किया था चाइनीज के साथ। जब नोमैडिक इंकर्जन हुआ था तो दोनों मिलके उन्होंने हटाया भी था, रेबेल भी किया था। सो ये कंट्रीब्यूशन हमने देखा कि इनका कितना ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने कैसे अपना बनाया, पॉइंट्स किया, कल्चर, अगर हम कल्चरल आर्ट के सेक्टर में देखें तो उसमें भी उन्होंने काफी कुछ काम किया। अब हम देखते हैं कि कनिष्क एम्ब्रेसेस बुद्धिज्म, दैट व्हाई कनिष्क एम्ब्रेसेस बुद्धिज्म। कनिष्क ने एम्ब्रेस किया बुद्धिज्म और उन्होंने क्या क्या किया ये देखते हैं। कनिष्क वाज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ बुद्धिज्म एंड ही एम्ब्रेस्ड महायान बुद्धिज्म इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज रेन। ये महायान बुद्धिज्म ये सब मैं पढ़ाऊंगी आपको बाद में। सो कनिष्क ग्रेट पेट्रन है बुद्धिज्म के, इन्होंने महायान बुद्धिज्म को अपनाया अपने अर्ली पार्ट ऑफ रेन में। जब वो स्टार्टिंग में जब वो आए थे तो उन्होंने महायान बुद्धिज्म को अपनाया। He is said to have built at Peshawar a multi-storied relic tower enshrining the relic of Buddha. ये important है। So पेशावर में उन्होंने क्या किया, एक मल्टी स्टोरी रेलिक टावर बनाया जिसमें बुद्धा के रेलिक enshrined है। The construction was carried out under the supervision of a Greek engineer, Aegis Sialos. फिर जो कंस्ट्रक्शन था ये मल्टी स्टोरी रेलिक टावर का, वो किसने करवाया, ग्रीक इंजीनियर एजिस सियालोस ने। He sponsored the fourth Buddhist Council during his reign. इन्होंने fourth Buddhist Council भी करवाई थी। He was held at the Kundalwana Monastery near Srinagar in Kashmir under the presidentship of Vasumitra. और ये वाली जो हुई थी ना fourth Buddhist Council, तो वो कुंदलवाना मोनेस्ट्री में हुई थी, श्रीनगर में हुई थी, एंड किसके प्रेसिडेंटशिप के अंदर, वासुमित्र के प्रेसिडेंटशिप के अंदर हुई थी। Then Ashwa Ghosh was the vice president of this Mahayana Buddhism. और जो अश्व घोष थे वो कौन थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे इस काउंसिल के। द काउंसिल प्रिपेयर्ड एन ऑथोरेटिव कमेंट्री ऑन द त्रिपिटकास एंड महायान डॉक्ट्रिन वाज गिवन अ फाइनल शेप। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, ये जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे मैं उसमें अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। सो जो काउंसिल ने ऑथोरेटिव कमेंट्री प्रिपेयर की थी त्रिपिटकास पे एंड महायान डॉक्ट्रिन पे। The Buddha came to be worshipped with flowers, garments, perfumes and lamps. और बुद्धा को वर्शिप किया गया फ्लावर्स, गारमेंट्स, परफ्यूम्स, लैम्प, एक तरीके से आइडल और इमेज वर्शिप यूज किया गया था जो स्टार्टिंग में बुद्धिज्म में नहीं यूज किया जाता था। सो दस इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स डेवलप हुए थे महायान बुद्धिज्म में। बुद्ध चरिता दैट इज बायोग्राफी ऑफ बुद्धा वाज कंपोज्ड बाय अश्व घोष ऑफ पाटलिपुत्र। ये फिर से इंपॉर्टेंट हो गया इनके टाइम पे। बुद्ध चरिता जो थे, बुद्ध चरिता ये बायोग्राफी है बुद्धा की, ये कंपोज किया था किसने, अश्वघोष ऑफ पाटलिपुत्र ने। नागा अर्जुना प्रोपाउंडेड द मध्यमिका फिलोसफी ऑफ महायान बुद्धिज्म। और जो नागा अर्जुना थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मध्यमिका फिलोसफी जो थी महायान बुद्धिज्म की उसको प्रोपाउंड किया था। नागा अर्जुना ऑल्सो डिस्कस द आइडिया ऑफ रिलेटिविटी एंड हेंस इन सम टाइम कॉल्ड आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। अगर हम नागा अर्जुना की बात करें सो इन्होंने जो आइडिया ऑफ रिलेटिविटी हो गया वो उन्होंने बताया, एंड इसीलिए इन्हें आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। कनिष्क सेंड मिशनरीज टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना फॉर द प्रोपगेशन ऑफ न्यू फेथ। और कनिष्क ने मिशनरीज भी भेजी ये बुद्धिज्म को फैलाने के लिए सेंट्रल एशिया एंड चाइना में। बुद्धिस्ट चैत्य एंड विहारास वर बिल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस, एंड बुद्धिस्ट चैत्यास विहारास बनाए गए कनिष्क के थ्रू।
He was not only a great conqueror but also a great patron of religion and art. So जो कनिष्क थे वो सिर्फ great conqueror ही नहीं थे but ये patron भी थे religion and art के. He patronized Buddhist scholar like Vasumitra who wrote Vibhashsutra called Encyclopedia of Buddhism, Ashwaghosh who wrote Buddha Charita, Naga Arjuna who wrote Madhyamika Sutra. सो इन्होंने सिर्फ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को, मतलब इन्होंने सिर्फ आर्ट एंड कल्चर की तरफ नहीं किया था, इन्होंने बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को भी पेट्रोनाइज किया था, जैसे वासुमित्र. ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है. तो वासुमित्र ने महाविभाष सूत्र लिखा था, दैट इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म. अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरिता एंड नागा अर्जुना ने लिखा था मध्यमिका सूत्र. तो ये इन सबको किसने पेट्रोनाइज किया था? कनिष्क ने पेट्रोनाइज किया था. अब हम लास्ट आते हैं डिक्लाइन ऑफ कुशान्स. अब कुशान्स का डिक्लाइन कैसे हुआ? सो आफ्टर द डेथ ऑफ द वासुदेव फर्स्ट इन 225 AD, कुशान एम्पायर स्प्लिट इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हाफ. सो कुशान एम्पायर क्या हुआ? जैसे मॉडर्न ईस्ट वेस्ट में डिवाइड हो गया था, सो कुशान भी वैसे हुआ कि जब वासुदेव की डेथ हुई उसके बाद कोई अच्छे रूलर, पेटी रूलर्स आए, तो कुशान क्या हुआ? कुशान एम्पायर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न में डिवाइड हो गया. The Persian Sassanid Empire soon subjugated the Western Kushans in Afghanistan, losing Bactria and other territory. अब कुशान उस टाइम पे बैक्टीरिया और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में था, वेस्टर्न एरिया में था. सो जब क्या हुआ, जब वासुदेव के बाद कोई नहीं आ पाया, दो टुकड़े हो गए, तो पर्शियन सैसनिड एम्पायर आया. पर्शियन सैसनिड एम्पायर ने क्या किया? वेस्टर्न कुशान वाला जो एरिया था, अफगानिस्तान वाला एरिया था, वो अपने कंट्रोल में लिया एंड बैक्टीरिया एंड बाकी की जो भी टेरिटरीज थी वो सब उन्होंने एक तरीके से ले लिया. In 248 AD, the Persian defeated them again, deposing the Western dynasty and replacing them with Persian vassals known as Kushan Shahs, Indo-Sassanids. फिर 248 AD में पर्शियंस ने फिर से इनको कुशान्स को हराया. इन्होंने वेस्टर्न पूरा रीजन ले लिया. इन्होंने कुशान शाह इंडो सैसनिड्स एम्पायर क्या किया? रखा. द ईस्टर्न कुशान किंगडम बेस्ड इन पंजाब. बट उस टाइम पे जो कुशान का जो ईस्टर्न वाला एरिया था वो पंजाब साइड में था. अराउंड 270 their territories on Gangetic Plain became independent under local dynasties such as Yahudiyas and बाकी के जो हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से थे? मल्लवाज हो गए, देन कुनिंदाज हो गए. सो अराउंड 270 BC क्या हुआ कि जो टेरिटरीज गैग्नेटिक प्लेन के साइड थी उसमें लोग क्या हुए? इंडिपेंडेंट होना चालू हो गए. तो लोकल डायनेस्टीज फॉर्म होना चालू हो गई, जैसे यहूदियाज हो गए, कुनिंदाज हो गए, मल्लवाज हो गए. Later, the invasion of the White Huns in the 5th century and the later expansion of Islam ultimately wiped out those remnants of the Kushan Empire. उसके बाद हुन्स भी आए इन्वेड करने के लिए, फिर इस्लाम का एक्सपेंशन भी होने लग गया. तो जब इस्लाम का, हुन्स का एक्सपेंशन होने लग गया, तब कुशान की जो बची कुची जो टेरिटरीज थी वो भी खत्म हो गई. जो सैसनिड्स थे ना, बाद में ये उमाइद का डेवलपमेंट भी ये सैसनिड से ही होगा, आप देखेंगे तो. तो इन सब के इन्वेजन से कुशान्स क्या हो गए? एकदम वाइप्ड आउट हो गए. सो दिस इज ऑल. आई होप आपको ये पूरा साकास, पार्थियंस, कुशान समझ में आ गया हो. मैंने डिटेल्ड में आई होप आपको समझाया है, आपको समझ में आया हो. बट स्टिल कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज डाउट जब तक क्लियर नहीं करोगे ना तब तक कुछ होगा नहीं, आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे. सो प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एक एक चीजें क्लियर करो. बिकॉज अगर आप देख रहे हो तो इधर में ना आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? कोड में क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्री के लिए, एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं. सिर्फ हमें प्री के लिए तो नहीं पढ़ना है ना, हमें मेंस के लिए भी पढ़ना है. सो उसके लिए भी हमें क्लैरिटी होना जरूरी है. तो इसलिए मैं बहुत डिस्क्राइब्ड वे में आपको एक एक चीज पढ़ा रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिए. क्लियर आईएएस वेबसाइट पे भी जाइए, वहां पे भी चेक करिए. टेलीग्राम चैनल है, चेक करिए. वीडियोस देखते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए. बिकॉज आप कोई भी डाउट पूछोगे आपको मैं जरूर आंसर करूंगी. सो प्लीज डू आस्क द डाउट एज वेल. टिल देन प्लीज अच्छे से पढ़िए. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू. एंड रिवाइज करते रहिए. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा.